हेलो बच्चों, तो वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की, राइट। और वापस स्वागत है आपका। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था सीरीज में, तो अभी हम लोग चैप्टर 23 पे हैं, विच इज क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड दी INA। तो टेक्निकली वो टाइम आ गया कि बहुत हो गया, राइट है ना। ये वो चैप्टर है कि हाँ, गांधी जी भी कह रहे हैं बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, राइट है ना। कि अब जो है कुछ और कहानी सुनाओ, कुछ और किया जाए, कुछ नया किया जाए। तो वो समय आ चुका है। चैप्टर 23 इट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। तो इसकी बात करेंगे। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव एंड आई एम कोर फैकल्टी UPSC वाला, और मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ, राइट। बाकी आप मेरे बारे में ऐसे पढ़िए। चलिए तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगेन जो है रियली सॉरी फॉर द डिले, बीच में थोड़ा सा जो है लंबा गैप हुआ, राइट। बट अब इसके बाद जो है आई ट्राई माई बेस्ट कि हाँ जो है मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहूँ। वैसे मैं पास में कंसिस्टेंट ही था पिछले कई महीनों से, खाली इस महीने दिसंबर थोड़ा सा जो है थोड़ा सा वीक हो गया। तो खैर, तो हम लोग जो बात कर रहे थे अब तक, जो हम बात कर रहे थे, है ना, समझते हैं। तो अब तक हमारे डिस्कशन में हमने देखा कि हम लोग 1939 में हमने देखा कि शुरू हो चुकी है वर्ल्ड वॉर, राइट। 1939 और 1939 में जब ये वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुई, तो हमारे वाइसरॉय ने यूनिलैटरली कहा कि हाँ, इंडिया भी है भाई इसमें, इंडिया ब्रिटेन का साथ देगी, ऐसा करके हमने कह दिया। क्या हमसे पूछा गया? हमसे पूछा ही नहीं गया, राइट। हमारे किसी लीडर, हमारी किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस वगैरह, किसी से कुछ नहीं पूछा। हमें बुरा लगा बात। हमने कहा कि ठीक है, कुछ वादे कर दो, कुछ इंटरव्यू वादे कर दो, कह दो कि सरकार दे देंगे, कह दो कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है तुरंत बना देंगे, एक्सेट्रा। कोई ऐसा ठोस वादा कर दो और आजादी का वादा कर दो, तो हम तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा हम लोगों ने कहा था। बट नहीं माने, तब कहीं जाके हमारी मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था। अब इसके बाद भी हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि भाई हम कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं करेंगे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि जरूरी है हिटलर से जीतना, जरूरी है जर्मनी का हारना। तो टेक्निकली हम चाहते हैं कि ब्रिटेन जीते, राइट। और इसीलिए जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस, गांधी जी एटसेट्रा, एवरीबडी हैज डिसाइडेड कि हम लोग अभी कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हाँ जो है वादा कर दो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, वादा कर दो, सपोर्ट करेंगे। अब इसी मुहिम में हम क्या समझ रहे हैं कि जापान जो है, जापान धीरे धीरे इधर से आगे बढ़ता आ रहा है इंडिया की तरफ, और वक्त आ गया है 1942। तो अंग्रेजों की हालत काफी पतली थी, और इस 1942 के मार्च में हमने देखा कि इसी डेस्परेशन में कि हाँ इंडिया का थोड़ा साथ मिल जाए तो अच्छा होगा, थोड़ा लोग कहे कि हमने भी कोशिश करी थी, ऐसे में हमने देखा कि मार्च में आया क्रिप्स मिशन। बहुत उम्मीदें थी हमको स्टैफर्ड क्रिप्स से, राइट है ना, कि हाँ कुछ तो सॉल्व होगा, कुछ तो यहां पे सॉर्ट आउट होगा। बट अंत में हमने देखा कि इसका भी कोई सॉल्यूशन निकला नहीं, ये भी हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाई, बात यहां भी नहीं बनी। और अब क्या है? अब देखो मूड खराब हो चुका है। अब क्या है कि अब जो है गांधी जी, कांग्रेस, एवरीबडी इज लाइक कि हमें जो ट्राई करना था ट्राई करके देख लिया। हम लोगों ने एक सटल मूवमेंट भी ट्राई किया था 40 में, 1940 अक्टूबर। एक हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह भी ट्राई किया था, राइट। ये बताने के लिए कि देखो हम कमजोर नहीं है, हम जानबूझकर कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, ये बताने के लिए हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था। फाइनली वी हैव क्रिप्स मिशन, जो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अब बहुत हो गया, राइट। अब बहुत हो गया। अब जो है गांधी जी भी थोड़ा सा मिलिटेंट मूड में आ चुके। कोई उनसे कह रहा है कि जापान आएगा हमको लिबरेट कराएगा, जापान आएगा ब्रिटेन को जो है हरा देगा। गांधी कह रहे हैं ऐसे थोड़ा होता है, राइट। जापान थोड़ा हमको लिबरेट कराएगा। जापान कौन होता है लिबरेट कराने वाला, राइट। तो टेक्निकली गांधी जी किसी भी तरीके से जापान का लिबरेशन नहीं चाहते, राइट। गांधी जी इस थॉट में विश्वास नहीं रखते। तो यहां पे हम देखेंगे गांधी जी काफी मिलिटेंट मूड में है आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। तो यहां से कहानी शुरू करते हैं। तो नाउ तो वील टॉक अबाउट जो है कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट आया, क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट, देन वील टॉक अबाउट फैमिन, फिर कुछ नेगोशिएशन चल रहा है उसकी बात करेंगे, एंड और उसी नेगोशिएशन के तहत हम बात करेंगे वेवल प्लान की, और आखिरी टॉपिक जापान की, राइट, इंडियन नेशनल आर्मी की, सुभाष चंद्र बोस की। ये जो है हमारा आखिरी टॉपिक होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मिशन फेल हो चुका है, राइट है ना। कि अब जो है, जो हमारी आखिरी उम्मीद थी क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स, कि हमको कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इस डेडलॉक में, ये अब हो नहीं रहा है, राइट। सो नाउ इट इज लाइक कि हाँ इट इज टाइम कि अब क्या हम जो है जापानीज इन्वेजन के खिलाफ तैयार हो जाए। एक नॉन वायलेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, हमें शुरू करना चाहिए। और जापानीज इन्वेजन एक तरफ से जो बढ़ रहा है, हमें जो है इसके लिए तैयारी भी करनी है, और अंग्रेजों को बोलना भी है कि हाँ अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो एक मीटिंग होगी वर्धा में, तो गांधी जी का आश्रम है यहीं पे, राइट। तो वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी सब लोग मिले, सबको बुलाया, है ना। गांधी जी के पास पहुंचे सब लोग, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए।
तो जुलाई में यू विल फाइंड कि जुलाई 14 1942 नाउ वी हैव डिसाइडेड कि लेट अस डू वन मूवमेंट। अब तक हम लोग किसी भी मास मूवमेंट से पीछे हट रहे थे, पिछले डिस्कशन में हमने देखा था, राइट है ना। हम बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कि कोई मास मूवमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया तो हिटलर भारी पड़ सकता है, तो हम ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे। बट अब ये दिन आ गया है कि अब हमको लगा ना, अब हमको मास मूवमेंट करना ही पड़ेगा, अब हमको जो है जनता को जगाना ही पड़ेगा। तो गांधी जी भी मिलिटेंट मूड में, राइट। अब तक गांधी जी हम बहुत रेयर देखते हैं कि कभी इतना एग्रेशन, कभी इतना गुस्सा उनको आ रहा हो, लेकिन अब गांधी जी इज ऑल्सो इन वेरी वेरी मिलिटेंट मूड। अब सवाल उठता है कि अचानक से अगर कोई आपसे पूछे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई, राइट, क्यों ही जो है अचानक से आप स्ट्रगल की तरफ, मास स्ट्रगल की तरफ जाने को तैयार हो गए, ऐसा क्या माहौल बना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि हां, अभी हमने बात करी क्रिप्स मिशन फेल हो गया, प्लस बिकॉज ऑफ द वॉर की वजह से महंगाई बढ़ चुकी है, राइट। और जो अंग्रेजों की हरकतें हैं वो भी बहुत खराब है, राइट, कि महंगाई जो है, प्राइसेस वगैरह है, ये बढ़ चुके हैं, शॉर्टेज, राइस की शॉर्टेज हो रही है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, ये सब दिक्कतें हैं। और उसके साथ साथ अंग्रेज भी ऐसा नहीं लग रहा कि अगर कल को जापानीज इन्वेजन होगा तो ये हमें सपोर्ट करेंगे, राइट है ना। ये भी फीलिंग नहीं आ रही कि हम इनके साथ जो है सिक्योर हैं, सेफ हैं, ऐसी भी कोई फीलिंग नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, वॉट दे आर फॉलोइंग इन असम, बंगाल एंड ओडिशा इज स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। मतलब स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी मतलब होता है कि हां, अगर आप लेट से यहां पे कमांड होल्ड कर रहे हैं, हमारी सेना यहां पे खड़ी है और दूसरी सेना इधर से आए और ये सेना अगर भाग खड़ी हो, इन दैट केस इस इलाके में ये लोग कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो इस सेना के काम आ सके। फिर से बता रहा हूं कि अगर कोई पोस्ट हमें छोड़ के भागना पड़ा, अंग्रेजों को अगर कोई पोस्ट छोड़ के भागना पड़ा, तो इस जगह को ऐसा बना दो कि आने वाली सेना जो है, जो दुश्मन है, उसके किसी काम ना है। फॉर एग्जाम्पल, वहां की रसद को आग लगा दो, फॉर एग्जाम्पल वहां के पानी में जहर मिला दो, राइट है ना। ये सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं। तो टेक्निकली जनता को छोड़ के भाग जाएंगे ये लोग, और जो है बोट्स वगैरह जला दी गई हैं। ऐसा जो है हमें देखने को मिल रहा है असम वगैरह में, बंगाल वगैरह में, सॉरी, बंगाल में क्या देखने को मिल रहा है कि जो बोट्स हैं, स्पेशली हो रहा है मिदनापुर में, राइट, मिदनापुर एरिया में जो है सरकार ने बोट्स वगैरह तोड़ दी कि हां, अगर इधर से जापानीज इन्वेजन आएगा तो ये बोट इनके काम ना आ जाए। तो हम इस तरह का एटीट्यूड देख रहे हैं कि एटीट्यूड ऐसा एटीट्यूड है कि हम इनके लोग ही नहीं है, राइट, हम इनका देश है ही नहीं। तो हम बिल्कुल से इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि एक तो झगड़ा हो गया, ऊपर से ये आदमी अपना नहीं है, राइट। देन इसी बात की और भी हमको प्रूफ मिल रहा है, राइट। एक तो हमने देखा है कि जापान भारी पड़े ही जा रहा है। अभी मैंने बताया कि हाँ, इस साइड से जापान, तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इन साइड सब जगह पहुंच चुका है जापान। तो जापान का वर्चस्व हमारे ईस्टर्न साइड में जो है मचा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जापान किसी भी टाइम में हमारे यहां पे पहुंच जाएगा। और लोगों का भरोसा ब्रिटिशर से इतना उठ गया है कि लोग अपना सोना वोना बेचे दे रहे हैं, सोना नहीं बेच रहे हैं टेक्निकली, जो भी उनका लिक्विड अमाउंट है, दे आर ट्राइंग कि हाँ, वो किसी भी तरह अंग्रेजी बैंक में ना रहे, राइट, वो उनके पास आ जाए, ऐसा ना हो जाए कि पैसा किसी भी तरह वो मार्केट से लूज कर जाए। तो इकोनॉमी पे भी कोई ट्रस्ट अब रहा नहीं, तो बैंक से लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली जब अंग्रेज इवैक्यूएट करते हैं, तो जब साउथ ईस्ट एशिया से, सिंगापुर वगैरह से, इंडोनेशिया से ये भागे हैं, तब वी हैव फाउंड कि उनके जो अपने लोग हैं, अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के लिए काइंड ऑफ व्हाइट रोड कहा गया है कि जो यूरोपियंस का इवैक्यूएशन है, यूरोपियंस के इवैक्यूएशन में बहुत ही प्रिविलेज है, बहुत ही बचा के, खाने वाने के साथ, गाड़ियों के साथ उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। जबकि अगर जो है इंडियंस का इवैक्यूएशन है, इंडियन रिफ्यूजीज, ये अगर फंस गए हैं सिंगापुर, मलेशिया साइड में, तब उनको ब्लैक रोड दी जा रही, पैदल आओ, राइट, खाना मिले तो ठीक, खाना ना मिले तो ठीक, राइट। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो हमें कहीं से अपनेपन की फीलिंग ही नहीं आ रही, ऐसा लग ही नहीं रहा हमारा भाई लड़ रहा है, राइट, ऐसा लग ही नहीं रहा कि अपना आदमी है, इसको जो है सपोर्ट करना चाहिए, कहीं से भी फीलिंग नहीं आ रही, ना इंडिया में ना बाहर। प्लस हमारी लीडरशिप ये भी चाहती है कि कल को अगर कोई जापानीज इन्वेजन हो तो वी शुड बी रेडी, एंड दैट इज द रीजन कि मास स्ट्रगल तो बनता है, राइट है ना, कि हाँ जो है अब बहुत हो गया, अब जो है चाहिए कि हाँ भाई, अब हम लोग को आवाज उठानी पड़ेगी। तो फाइनली वर्धा में मीटिंग हुई, सारे लोग मिले और फिर डिसाइड हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। ना ऐसा क्विट इंडिया करके जो है ये इस प्रपोजल को बाद में नाम देने लगे, बट अदरवाइज इट वाज डिसाइडेड कि हाँ भाई, एक मास स्ट्रगल किया जाए। पर क्योंकि गांधी जी की मास स्ट्रगल है, तो ये नॉन वायलेंट शब्द जरूरी है।
तो नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल सबने डिसाइड किया कि हाँ भाई लेट गांधी जी टेक चार्ज, राइट, गांधी जी को संभालने दो, गांधी जी शुड बी द लीडर, बिकॉज हर कोई फॉलो करता है गांधी जी को। अगर मास चाहिए तो गांधी जी चाहिए, राइट, विदाउट गांधी जी मासेस नहीं आते, समझ रहे हो, मासेस को अगर किसी पर भरोसा है तो गांधी जी पे भरोसा है, तो गांधी जी की जरूरत है, राइट, है ना। तो खैर, तो नॉन वायलेंट मास मूवमेंट यहां पे होगा, ऐसा डिसाइड होगा और गांधी जी इसको लीड करेंगे। यही बाद में कहा जाएगा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, कि हाँ भाई रिजॉल्व हो गया। प्लस प्लस यू विल फाइंड कि हाँ उनके जो दोनों हाथ हैं, गांधी जी के दोनों बड़े सपोर्टर जवाहरलाल नेहरू एंड जो है पटेल, राइट, है ना, सरदार पटेल साहब, तो जो है दोनों ही लोग उनके सपोर्ट में हैं यहाँ पे। हाँ भाई, दोनों ही लोग उनके सपोर्ट में भी है, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, सरदार पटेल भी हैं, और पूरी कांग्रेस है जो तैयार है कि हाँ भाई चलिए लड़ा जाए, चलिए मास स्ट्रगल किया जाए, बट ये लड़ाई नॉन वायलेंट होने वाली है, ऐसा चाहते हैं सब लोग। सॉरी। नाउ, तो ग्वालियर टैंक बॉम्बे 8 अगस्त 1942 मीटिंग हुई, राइट, है ना। दिस इज द एपिक मोमेंट जहां पे गांधी जी जो है मीटिंग वगैरह हो रही है और ये सारा रेजोल्यूशन वगैरह जो है ये पास किया जा रहा है कि हाँ भाई एक इमीडिएट मास स्ट्रगल जो है हम लोग करेंगे। और यहां पर बात हो रही है कि अब हमें सिर्फ आजादी चाहिए। अब अंग्रेजों से हमें कोई और वादा यहां पे कि तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये वो दे देंगे, रखो अपने घर जाओ, राइट, हमें नहीं चाहिए तुमसे कुछ, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, फ्री इंडिया चाहिए, आजाद चाहिए। और प्लस ये जो फ्री इंडिया है ये फासिज्म से भी लड़ेगा, ये इंपीरियलिज्म से भी लड़ेगा। तो हम ब्रिटिश के भी खिलाफ हैं, हम जो है जर्मनी के भी खिलाफ हैं, हम ब्रिटिश के भी खिलाफ। प्लस इनको सबको निकाल के अपनी एक प्रोविजनल सरकार बनाएंगे, राइट। पहले जो है ब्रिटिशर्स को क्या कहेंगे, क्विट इंडिया, हमको आजादी चाहिए, अभी भागो यहां से, राइट, और फिर अपनी एक प्रोविजनल सरकार बनाएंगे। प्लस डिसाइड हुआ कि हाँ वी विल लॉन्च आवर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एटसेट्रा, कि हाँ जो भी हमारा प्रोसेस है, जो भी हमारी बातें हैं, ये चालू करिए। तो यहां पे 8 अगस्त को ये बात चालू हो चुकी है, बात आ चुकी है। नाउ लेट मी पुट दिस ऑन द टाइमलाइन। So now, finally, we have this 8 अगस्त मीटिंग। तो हम देख रहे हैं कि मार्च से 1942 जून में हमने समझा, जून जुलाई वी हैव दिस वर्धा मीटिंग, एंड हम समझ रहे हैं कि हाँ अगस्त 8 वी हैव अ मीटिंग एट ग्वालियर टैंक। और अब बात है कि हाँ भाई ग्वालियर टैंक मुंबई में डिस्कशन हो रहा है, और अब बात है कि हाँ भाई लेट अस गो फॉर अ क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट, है ना। एक मास स्ट्रगल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह शुरू किया जाए, मास स्ट्रगल, लेट अस स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड बाय, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, है ना, गोज विदाउट सेइंग कि गांधी जी। तो लेड बाय गांधी जी, तो लीडर कौन होगा, गांधी जी ही लीडर होंगे। यहां पे कुछ बातें और डिस्कस करी गई, डिसाइड करी गई, हालांकि इट वाज नॉट इशूड, इट वाज नॉट जनरेटेड फॉर एवरीबॉडी, बट पीपल न्यू इट, राइट, है ना। तो जो है फिलहाल तो कुछ और भी बातें डिसाइड हुई कि हाँ ये जो मूवमेंट हम करने वाले हैं इसमें हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट, कि हमारा किससे क्या एक्सपेक्टेशन है, ये भी डिस्कशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, अब क्योंकि वो इंडियन है तो टेक्निकली दे शुड रिजाइन, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं, उन्हें ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और रिजाइन करके हमारे पक्ष में आ जाना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई सोल्जर है, क्योंकि वो हमारा सोल्जर है, हमारा सैनिक है, तो आर्मी मत छोड़ो क्योंकि हमारी सिक्योरिटी खराब हो जाएगी, तो डू नॉट लीव द आर्मी। लेकिन कभी किसी अपने जो है इंडियन के ऊपर फायर नहीं करना है। अगर कोई रिवोल्ट कर रहा है तो उसके ऊपर फायरिंग वगैरह नहीं करनी है। रिवोल्ट इन द सेंस कि अगर कोई मास स्ट्रगल इस तरह से कर रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट है, तो उसके ऊपर आप फायरिंग नहीं करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट से गांधी जी कह रहे हैं अगर पढ़ते लिखते हो, कॉन्फिडेंट हो, तो फिर छोड़ दो स्टडीज, क्या ही करना है, राइट। सिमिलरली किसान, अगर तुम्हारा जमींदार एंटी गवर्नमेंट है तो इन दैट केस जो है म्यूचुअली एग्रीड रेंट पे कर दो। और अगर जमींदार प्रो गवर्नमेंट है तो कुछ पे करने की जरूरत नहीं, डू नॉट पे रेंट, राइट। जमींदार अगर आपके साथ है, एंटी गवर्नमेंट है, तो दोनों लोग मिलकर जितना मैनेज कर सकते हो दे दो, अदरवाइज को रेंट मत पे करना। सिमिलरली प्रिंसेस, जो राजे महाराजे हैं, उनको अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। प्लस जो प्रिंसली स्टेट के लोग हैं, है ना, प्रिंसेस के जो लोग हैं, रूलर को सपोर्ट करो अगर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, सपोर्ट मत करो अगर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं है, ब्रिटिशर्स के साथ है, राइट। तो ये ओवरऑल एक जो है वाइड एक्सपेक्टेशन है कि हर कोई इस तरीके से यहां पे बिहेव करने वाला है और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होने वाला है।
तो गांधी जी का ये जो है बहुत ही फेमस स्पीच है, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र देने जा रहा हूं, राइट है ना, एक मंत्र, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही उम्दा सा मंत्र, विच इज डू और डाई। अब डू और डाई अपने आप में देखो गांधी जी बहुत इलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, राइट है, बहुत इलैबोरेट नहीं कर रहे, बट कह रहे हैं कि हाँ जो है डू और डाई, तुम्हें एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, इसे अपने दिल में कहीं छाप लो, और इसके बाद हम लोग अपनी स्लेवरी को देखने के लिए जीवित ना रहें, राइट है ना, कि हाँ ये स्लेवरी देखने हम जीवित नहीं रहेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड डू और डाई, करो और मरो, तो करो या मरो, और नहीं करो या मरो, तो करो या मरो, तो क्या करना है ये भी बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है, और ऐसा क्या करना है कि आदमी मर जाए ये भी बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं, राइट। दोनों ही बातों में बहुत डेफिनेशन यहां पे गांधी जी ने, बहुत एक्सप्लेनेशन यहां पे कुछ ऐड किया नहीं। सो इट इज मोर लाइक कि नाउ यू आर द लीडर। तो अगर तुम रिक्शा चलाते हो तो तुम लीडर हो, अगर तुम ठेला चलाते हो तुम लीडर हो, तुम लेबर हो तुम लीडर हो, तुम स्टूडेंट हो तुम लीडर हो, तो तुम अपने लीडर खुद हो, तुम चाहे पीजेंट हो, किसान हो, तुम लीडर हो, राइट है ना, तुम कुछ भी हो, अगर तुम भारतीय हो, इंडियन हो, तो तुम लीडर हो, और तुम्हें क्या करना है और कैसे मरना है ये मैं नहीं बताऊंगा। जैसे शाहरुख खान कहता ना कि आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें हॉकी कैसे खेलना है, राइट, ये 80 मिनट तुम्हारी जिंदगी के ऐसे होने चाहिए कि तुम याद करो, ऐसी हॉकी खेलो। तो गांधी जी का कि वही वाला स्पीच है, शाहरुख खान चक दे, है ना, कि हाँ ये वही वाली स्पीच है कि आज मैं नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, डू और डाई, राइट, कुछ ऐसा करो कि हाँ जो है मच जाए, और जो है नहीं हो तो मर जाओ, लेकिन दोबारा गुलामी का मुंह मत देखना, ऐसा करके गांधी जी ने यहां पे मंत्र दिया है। तो खैर जो है गांधी जी की ये स्पीच, और ऑफ कोर्स जो है जोश जगा देगी ये स्पीच कि हाँ भाई डू और डाई, करो या मरो, और ये जोश से ज्यादा डर जगा देगी अंग्रेजों में। तो व्हाट वी विल फाइंड कि यहां पे सरकार जो है, सरकार को पता है कि पहला काम करो गांधी जी को अरेस्ट करो, राइट, क्योंकि एक बार ये गलती कर चुके 1930s में, जब 1930s में जब जो है गांधी जी जो है दांडी मार्च करते हैं, राइट, तो गांधी जी जब दांडी मार्च कर रहे हैं तो वाइसरॉय को समझ नहीं आ रहा करे क्या, वाइसरॉय सोच रहा है इनको अरेस्ट करें ना करें, अरेस्ट करें ना करें। तो गांधी जी जब आश्रम से निकल रहे थे तो गांधी जी बाद में कहते मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि दांडी मार्च कभी होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैं जैसे आश्रम से निकलूंगा मुझे अरेस्ट कर लेंगे, बट ये वाइसरॉय ही अजीब आदमी था, इसने मुझे अरेस्ट ही नहीं किया, तो मुझे जाना पड़ा, दांडी मार्च करनी पड़ी इतनी लंबी, राइट है ना, तो जो है फिर करी हमने दांडी मार्च, मचा दिया। तो यहाँ पे गांधी जी जो है, यहाँ पे गांधी जी वॉज अगेन एक्सपेक्टिंग कि हाँ जो है कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे वाइसरॉय तुरंत आओ देखेगा ना ताओ, पहला काम यही करेगा, गांधी जी को अरेस्ट करेगा, और गांधी जी के साथ साथ बाकी लोगों को भी अरेस्ट कर देगा, राइट है ना, तो एवरीबडी विल बी अरेस्टेड। एक आगा खान पैलेस कुछ करके जो है वहां पे जाके सबको रख दिया जाएगा, सबको इन द सेंस गांधी जी, उनकी फैमिली, महादेव देसाई है, उनकी वाइफ है, राइट, उनकी जो है उनके साथ कुछ और भी जो है सपोर्ट में लोग हैं, तो जो है 2-4 लोग कुछ हैं वहां पे जो जिनको एक साथ, एक आगा खान पैलेस कोई पुराना सा है जिसको स्पेशली रेंट आउट किया गया है, अंग्रेजों ने स्पेशली उसको खरीदा लीज पे लिया है टेक्निकली, कि यहां पे हम गांधी जी को रखेंगे। तो देवर प्लान, देवर रेडी कि हाँ बताओ कब क्या करना है। तो जैसे ही ग्वालियर टैंक वाली मीटिंग हुई 8 तारीख को, 9 तारीख को सुबह तड़के ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे, पता नहीं 5-6 कुछ जो भी है, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट, इट वाज लाइक कि हाँ सबको अरेस्ट कर लो, एवरीबडी वाज अरेस्टेड। तो यहां पे डू और डाई का नारा दिया जा चुका है, और डू क्या करना अभी बताया नहीं था, तब तक गांधी चले गए, राइट, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, नॉट जेल, हाउस अरेस्ट आई। तो अब गांधी जी का कोई कम्युनिकेशन नहीं है जनता से, है ना, जनता बाहर है, प्लस बाकी लीडर्स भी चले गए तो कोई लीडर नहीं रहा, प्लस जितनी कांग्रेस की कमिटीज हैं, राइट, तो टेक्निकली कांग्रेस ही पूरी तरह से इलीगल हो गई, बैन हो गई, अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 कहा कि ना इनकी कोई बात नहीं मानेगा, दिस इज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कोई नहीं सुनेगा इनकी, ऐसा करके सरकार ने अपना फतवा जारी कर दिया कि हाँ भाई इस तरह चलेगा। प्लस सरकार ने कहा कि मूवमेंट छोड़ो, अगर कोई बाहर असेंबली करता हुआ मिल गया, राइट, एक साथ अगर हमें कुछ लोग मिल गए साथ में बातें करते हुए, चाय पीते हुए, चाय की टपरी पे, तो हम जो है उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, ऐसा भी कह दिया सरकार ने। तो जो है अब क्या हो भाई, एक तो लीडर्स नहीं रहे और मासेस को डराया जा रहा है, अब क्या करें, राइट, अब क्या करें रे। तो नाउ जैसा कि मैंने कहा ना कि लीडर अब कौन है, अब गांधी लीडर नहीं है, अब जो है जनता लीडर है, जनता डिसाइड करेगी क्या करना है, जनता कहेगी ठीक है दिस इज आवर मोमेंट नाउ, राइट है ना, कि अब वक्त आ गया है कि लीडरशिप जो है हम लेंगे। तो दिस मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 9th अगस्त, टेक्निकली 9th अगस्त। तो हम देखेंगे कि 9th अगस्त मूवमेंट विल स्टार्ट, है ना, लीडर है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मूवमेंट्स विल स्टार्ट।
तो स्पेशली स्पेशली जैसे 9 अगस्त वाली मीटिंग जो है, तो एक जो है नेता है अरुणा आसिफ अली, जो कि नेता है नहीं बट अब हर कोई लीडर है, तो कोई भी बन सकता है। तो नाउ शी इज अ वेरी वेरी यंग कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट, और जब वो देखती हैं कि कोई लीडर नहीं है, मैं ही लीडर हूं, तो वही झंडा लेके खड़ी हो जाती है कि हाँ जो है भारत माता की जय हो, राइट है ना, तो जो है खड़ी हो जाती, शी होस्टेड द फ्लैग। एंड नाउ एज आई सेड एवरीबॉडी इज लीडर, आप कुछ भी कर सकते हो, बट डू और डाई, बट आजादी नहीं होनी, आजादी मिलनी चाहिए हर हाल में, दोबारा गुलामी नहीं देखनी है, और अंग्रेजों भारत छोड़ो, बस यही सारी बातें ध्यान रखनी है, बाकी कुछ भी करो, राइट है ना, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस इज सपोज टू बी अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, राइट है ना, कि हाँ ये नॉन वायलेंट मूवमेंट होना चाहिए था, ऐसा गांधी जी ने सोचा था, बट ये नॉन वायलेंट मूवमेंट लगेगा नहीं, कहीं से भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो है छोड़ दिया है। तो नाउ टेक्निकली दिस इज अगस्त रेवोल्यूशन, दिस इज मास फ्यूरी, दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज अगस्त अपराइजिंग या फिर अगस्त रेवोल्यूशन, राइट। और यहां पे जो है, यहां पे कोई ऐसा कंट्रोल जैसा कुछ नहीं है, राइट। सो दिस इज अगस्त फ्यूरी। नाउ अगस्त फ्यूरी क्या होगा कि हाँ ये शुरू हुआ, बॉम्बे से शुरू हुआ, तो पहले क्या होगा कि बिल्कुल जो एकदम से जो है, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई अर्बन सेंटर है पटना, राइट, पटना, तो पटना से शुरू होगा, पटना से जनरली मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि पटना में जनरली क्या होगा कि स्टूडेंट्स से कहानी शुरू होती है, राइट, स्टूडेंट्स, कि हाँ हमको इस बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगाना है, कोई रोकेगा नहीं हमें, है ना। स्टूडेंट से कहानी शुरू होगी झंडा लगाने के लिए, और फिर जो है इकट्ठे होंगे बाकी लोग, है ना, तो यहां पे वर्सेस पुलिस हो जाएगा, और फिर बाकी मास ऐड होगा, और फिर पुलिस कहेगी जो करना है करो, पुलिस भाग जाएगी, इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पुलिस क्या करे। नाउ ये जो लोग जनता इकट्ठा हुई है, ये जो जनता है, राइट, स्टूडेंट प्लस मासेस, नाउ दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल पब्लिक बिल्डिंग्स कंट्रोल में, फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक, फॉर एग्जांपल टेलीग्राफ, राइट, जो भी कुछ मिलेगा, है ना, जो भी कुछ ऐसा जो सरकारी महकमे की याद दिलाए, जो सरकार से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, सब कुछ तोड़ फाड़ दो, राइट, सब कुछ तोड़ दो, ऐसा ब्रिज मिल जाए ब्रिज उड़ा दो, राइट है ना, ब्रिज, ट्रेन अपने कंट्रोल में ले लो, स्टूडेंट ट्रेन खुद चलाएगा, कहेगा यहां से ट्रेन अपनी हम चलाएंगे, हमें छोड़ो, ड्राइवर को उतार दिया, हम उतारे, हम चलाएंगे इसे। एंड प्लस तो इनिशियली विल से कि हाँ दिस इज अर्बन सेंटर, बट देन फ्रॉम हियर इट विल गो टू कंट्री साइड, इट विल मूव टू कंट्री साइड, गांव नगर पहुंचने लगेगी, और कंट्री साइड जब पहुंचेगी तो दिस विल बी ज्वाइंड बाय किसान, पेजेंट्स एवरीवेयर। पेजेंट्स को देखा देखी जमींदार भी बेचारा क्या करेगा, हम भी हैं, जमींदार भी ज्वाइन कर लेगा। तो शुरू होगा जनरली शहरों से, दे आर द मेन सेंटर्स, कोर सेंटर्स, की बॉम्बे से शुरू हुआ, बट वहां से वो कंट्री साइड में चला गया, गांव पहुंच गया, और अब ये मूवमेंट तोड़फाड़ हर जगह चालू है। वन थिंग विच इज वेरी यूजुअल कॉमन, कि ये तोड़फाड़ करके देयर विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट्स। अब पैरेलल गवर्नमेंट क्या दिखाता है दोस्त? पैरेलल गवर्नमेंट दिखाता है कि अंग्रेजों की सरकार अब नहीं रही, ये जो एरिया है ये हमारा है, हमारा अपना एरिया है, और यहां पे हमने अपनी सरकार बना ली है, हमें अंग्रेजों की सरकार की कोई जरूरत नहीं है। तो नाउ दिस क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑन। नाउ द पॉइंट इज, क्या ये वायलेंस है? हाँ भाई वायलेंस तो है, राइट। हमने सोचा था कि नॉन वायलेंट होगा, बट ये नॉन वायलेंट हो नहीं रहा है, इसमें वायलेंस है भाई, काफी वायलेंस है, राइट। और कहीं ना कहीं गांधी जी का मिलिटेंट एटीट्यूड था भी, गांधी जी ने बात भी ऐसी कह दी, डू और डाई। तो गांधी जी भले कहते हैं कि हाँ जो है मुझे एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल चाहिए, बट इनहेरेंट है इसमें वायलेंस, जो है काफी हद तक इनहेरेंट है कि हाँ हो ही है, और हुआ, काफी हुआ, दोनों साइड से हुआ, राइट है ना। तो जो है ये वायलेंस यहाँ पे चालू हो चुका है नाउ। तो दिस इज मास फ्यूरी। अब क्या होगा, इसका रिप्रेशन होगा। तो पहले इसकी बात कर लेते, फिर रिप्रेशन की बात करते हैं। तो नाउ सो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज कि नाउ पब्लिक इज ऑन रैम्पेज, कुछ भी अथॉरिटी का मिले तोड़ दो और फिर झंडा फहरा दो, राइट, बिल्डिंग के ऊपर अपना झंडा फहरा दो, राइट है ना, भारत का झंडा। प्लस अरेस्ट करना है कर लो भाई, जितनों को अरेस्ट करना है कर डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। जैसे ना तो ब्रिज तोड़ दो, रेलवे ट्रैक्स तोड़ दो, टेलीग्राफ तोड़ दो, सारी चीजें, राइट। स्टूडेंट्स वगैरह स्ट्राइक कर देंगे, है ना, जो ट्रेन चला रहे हैं, शहर से निकल गए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोग अराउज कर रहे हैं कि हाँ भाई जगो अंग्रेजों भारत छोड़ो, दिस इज ऑल हैपनिंग।
प्लस वर्कर्स का जहां जहां फैक्ट्री है, जहां जहां लेबर्स है, तो फैक्ट्री में अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदनगर, जहां भी फैक्ट्री होती है वहां पे वर्कर भी जाग उठेगा, कहेगा हम भी आपके साथ हैं, हम भी जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो का हिस्सा है। तो दिस इज ऑन ना। आफ्टर दिस इसका रिप्रेशन जब चालू होगा, राइट है ना, तो वर्सेस ब्रिटिश। अब वो कैसे रिप्रेस कर रहा है, लेट मी टेल यू। वर्सेस ब्रिटिश, अब इसमें जो भी इनको लॉ मिले, जैसे भी जिसको भी जेल में डालना है जेल में डाल देंगे, राइट। मारना है, पब्लिक फ्लॉगिंग है, यस। फाइन है, यस। बट हद यहां पे होगी कि ये पुलिस यूज करेंगे, पुलिस यूज करेंगे। हमने कहा ठीक है, पुलिस का काम ही है ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, चलो भाई कोई बात नहीं। बट पुलिस जो है वो हाथ खड़े कर देगी, डंडे वंडे छोड़ के भाग जाएगी, क्या भाई इनको हम नहीं मार पाएंगे, भाई बहुत सारे लोग हैं। तो पुलिस, हमने देखा था कि पुलिस भाग गई थी। नाउ इट इज टाइम फॉर आर्मी आ रही है, टैंक्स आ रहे हैं, राइट, हवाई जहाज आ रहे हैं और नीचे गोलियां बरसाई जा रही है, तो कुछ भी करने लग जाएंगे ब्रिटिशर्स यहां पे, राइट है ना। तो ये हद हो गई, मतलब वायलेंस की भी हद हो जाएगी कि हाँ भाई ठीक है, जो है मारपीट जो है, लाठीचार्ज वगैरह एक हद तक ठीक था, सुना था हमने। बट आप जो है रॉयल इंडियन एयरफोर्स को बुलाएंगे और कहेंगे नीचे जो है गोलियां मारो, राइट, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी कुछ भी करने लग जाएंगे, तो इनका रिप्रेशन भी काफी सॉलिड है। तो वायलेंस वर्सेस वायलेंस है ये। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट विल बिकम अंडरग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि अब इसको बाहर कैरी कर पाना उतना आसान नहीं रहेगा। तो दिस विल टर्न इनटू अंडरग्राउंड मूवमेंट, क्रांतिकारी टाइप, राइट, अंडरग्राउंड मूवमेंट। नाउ अंडरग्राउंड मूवमेंट, अगेन वी हैव लीडर्स, वी हैव दिस कैपेसिटी एज वेल। हमारे पास ये वाले लीडर्स भी थे, क्यों भाई? तो अंडरग्राउंड मूवमेंट में हम देखेंगे कि हमारे जो सोशलिस्ट थे, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी का, कम्युनिस्ट, तो बिकॉज सोशलिस्ट फिलॉसफी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, जिसमें वायलेंस भी जो है एक्सेप्टेड है। तो कहीं ना कहीं वी हैड दिस ट्रेंड एज वेल, राइट है ना। तो वी फाइंड कि हाँ, देयर इज इन अंडरग्राउंड एक्टिविटी देयर विल बी यू कैन से मोर जो है वायलेंस, प्लस इस तरह के कम्युनिस्ट लीडर्स वगैरह भी हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव जयप्रकाश नारायण, राइट, राम मनोहर लोहिया हैं, अरुणा आसिफ अली हैं, उषा मेहता हैं। उषा मेहता एक अंडरग्राउंड रेडियो चला रही है, राइट है ना, कि हाँ इस पर प्रसारण हो रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणे, ऐसा सब रटना नहीं है, 2-3 नाम स्टार्टिंग के ध्यान रखिए। So this is how this movement is still on, this will continue, है ना। जो ओवरऑल पब्लिक फेस है वो थोड़ा सा जल्दी से दब जाएगा बिकॉज ऑफ दी रिप्रेशन, कितना अंग्रेजों ने भी इतना वायलेंस कर दिया है। बट अदरवाइज अंडरग्राउंड जो है चलता रहेगा, नेपाल साइड में, बिहार साइड में जो है ये मूवमेंट चलते रहेंगे। तो या तो दिस इज अंडरग्राउंड एक्टिविटी, दिस विल कंटिन्यू। तो मैं कह रहा था पैरेलल गवर्नमेंट, तो कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं हमको पैरेलल गवर्नमेंट्स के, जैसे कि कोर सेंटर जो है इस पूरे मूवमेंट का, कोर सेंटर इज यूपी बिहार, राइट, यूपी बिहार, देन बंगाल, देन उड़ीसा, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र, पंजाब, राइट, दीज आर द मेन सेंटर्स। ऐसे तो पूरे इंडिया में है। वीक सेंटर अगर मैं याद देता हूं आपको तो तमिलनाडु कंपैरेटिवली वीक है, राइट। सी राजागोपालाचारी हु इज द मेन लीडर फ्रॉम तमिलनाडु वाज नॉट वेरी मच अलाइंड, उनको बहुत ज्यादा अलाइनमेंट नहीं था इस मूवमेंट को लेके, तो इसलिए तमिलनाडु में थोड़ा सा फीबल हमें जो है रिस्पॉन्स देखने को मिला है। बट अदरवाइज पैन इंडिया हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है क्विट इंडिया मूवमेंट का। नाउ तो मैं कह रहा हूं पैरेलल गवर्नमेंट, तो जैसे बलिया में है ना, तो बलिया में हमें दिखाई देंगे चित्तू पांडे स्वयं जेल में थे और ये बन जाएंगे यहाँ के डीएम, राइट। तो बलिया में डीएम कौन है? बलिया में डीएम है जो है हमारे चित्तू पांडे, राइट। बहुत सारे और भी जो लोग जेल में थे उनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो सरकार, मैंने कहा ना, पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होने लगेंगी, तो बलिया में स्टैब्लिश हो जाएगी। सिमिलरली मिदनापुर में अब ऐसा भी नहीं है कि पैरेलल गवर्नमेंट जब स्टैब्लिश हुई तो आप कहेंगे सर इनको सरकार चलाना आता है क्या, कैसे चलाएंगे वो, है ना। अगेन वी हैव प्रूव्ड कि नहीं, वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि हाँ जो लोग हैं उनमें पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल इन मिदनापुर, राइट, वी हैव दिस पैरेलल गवर्नमेंट, और उसी समय साइक्लोन आ गया। अब जब साइक्लोन आ गया तो हमने पहले तो व्यवस्था से कहा, ब्रिटिश सरकार से कहा कि भाई हेल्प करिए, साइक्लोन आ गया, तो उन्होंने कहा पैरेलल गवर्नमेंट बना लो, जो तुम लोग संभाल ले तो संभालो, राइट। वहां पे हमें किसी ब्रिटिश अथॉरिटी ने मदद नहीं करी, है ना, लोकल डिस्ट्रिक्ट में किसी ने मदद नहीं करी। तो नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो रही हैं, दे आर द वन जो कि साइक्लोन रिलीफ वर्क भी देखेंगी,
राइट, स्कूल्स वगैरह भी चलाएंगी, मैनेज करेंगी। प्लस प्लस जो है, जो राइस सर्कुलेशन है, फूड सर्कुलेशन है, हर किसी को इसमें भी ध्यान देंगे। देयर आर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि विद्युत वाहिनी, या ना ये फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है विद्युत वाहिनी, वी हैव सच ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो तामलुक में हमें दिखाई देगा जातीय सरकार। सिमिलरली सतारा में वी हैव प्रति सरकार। तो महाराष्ट्र में प्रति सरकार। कुछ लीडर्स का नाम ध्यान रखेंगे, जैसे कि YB चवन, नाना पाटिल। नाउ यहाँ पे भी अगेन एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, एजुकेशन हो रहा है, लोगों को सिखाया पढ़ाया जा रहा है, आर्बिट्रेशन हो रहा है, राइट, प्रोहिबिशन कैंपेन हो रहा है कि हाँ अल्कोहल वगैरह हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। नाउ दीज आर फ्यू मेजर एग्जांपल्स, बट देयर आर मोर एग्जांपल्स, है ना, पैरेलल गवर्नमेंट के लिए। सॉरी। तो नाउ एवरीबडी जो भी जैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर कोई कैपिटलिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो वो अपना डोनेशन दे रहा है, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर होम्स क्रिएट करवा रहा है। स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी देखा कि हाँ दे आर गोइंग हेयर एंड देयर, ट्रेन लेके मैसेज अपना फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हाँ जो है आप भी आओ, सबको लेके मोबिलाइज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स भी एक्टिव है, यस। प्लस विलेजर्स भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पेजेंट्स किसान है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लस सरकार को कोई भी मदद नहीं कर रहा, अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। पायलट और ट्रेन ड्राइवर कुरियर का काम कर रहे हैं, कुछ मैसेज देना है तो उनके साथ भिजवा दो, कोई सामग्री भिजवानी उनके साथ भिजवा दो, बम भिजवा दो कि हाँ जाओ उधर बम दे देना किसी को, राइट। प्लस लॉट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लॉट ऑफ ऐसे लोग जो पोस्टेड है गवर्नमेंट में, इंडियंस, दे आर ऑल्सो लाइक कि हाँ दे आर अलाइंड टू द मूवमेंट, और वो जो है सरकार का साथ ना देके मूवमेंट का साथ देंगे। और ये भी दिखाता है कि हाँ अब जो पैट्रियोटिज्म है, या फिर अंग्रेजों से जो नफरत है, या फिर जो आज़ादी की मोहब्बत है, ये काफ़ी डीप पेनिट्रेट कर चुकी। अब जो है, अब एक सरकारी महकमे का ऑफिसर भी हमारे साथ है और आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहता है। अब वो अंग्रेजों के साथ उसकी नौकरी नहीं करना चाहता। ये भी एक रीज़न है कि जो हम बात कर रहे हैं ना, पुलिस का भागना, राइट, स्पेशली जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस लोकल कम्युनिटी के साथ। तो कहीं ना कहीं वो कह रही हम कैसे लाठी चार्ज कर देगी, तो हमारा पड़ोसी आदमी है भाई, मेरा दोस्त है जो है लाठी जो है जो कि धरना दे रहा है, कैसे मारूं वैसे, है ना। तो वो कह ना मैं मारूंगा नहीं। तो दैट इज द रीजन कि हाँ जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पे काइंड ऑफ फेल हो जाएगी। पुलिस यहाँ पे जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, बिकॉज पुलिस बहुत ज्यादा टच में होती है कम्युनिटी के, आर्मी नहीं होती। तो इसीलिए आर्मी को बुलाया गया है। नाउ एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन वी हैव ऑलरेडी सीन। स्टूडेंट्स की बात हमने करी, वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वी हैव उषा मेहता, अरुणा आसिफ अली, सुचिता कृपलानी, राइट, ऐसे एग्जांपल्स हैं अपने पास। वर्कर्स की स्ट्राइक की मैंने बात बताया आपको, किसानों के बारे में बताया ऑलमोस्ट एवरीवेयर किसान इज द बैकबोन, राइट। स्टूडेंट्स और पेजेंट्स, ये दोनों लोग बैकबोन है इस मूवमेंट का, और ये हमको देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हाँ दे आर ऑल्सो अलाइंड। इनफैक्ट मुस्लिम लीग इज नॉट सपोर्टिंग दिस मूवमेंट, राइट, विच फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि हाँ जो है हमें बंटवारा चाहिए, तो वो इस मूवमेंट के साथ में नहीं है। बट स्टिल हमें बहुत सारा मुस्लिम सपोर्ट दिखाई देता है इस मूवमेंट में। जैसे भी हो सकता है, किसी को शेल्टर प्रोवाइड करना है, हेल्प प्रोवाइड करना है, दे आर डूइंग इट। अब कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड। एक तो मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि उनको पार्टीशन चाहिए और उनको दिख रहा है कि इस तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट करके बात नहीं बनेगी, राइट, तो वो अंग्रेजों के साथ है। दूसरा कम्युनिस्ट भी अंग्रेजों के साथ हैं। रीजन, कम्युनिस्ट कह रहे हैं कि जिस तरफ रशिया उस तरफ हम, राइट, है ना। तो जो हमारा CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहले ब्रिटेन के खिलाफ था, इनिशियल दौर में ब्रिटेन के खिलाफ था वो, राइट, है ना। कह रहा था कि ना ये तो इंपीरियलिस्ट वॉर है, ये लोग तो जो है अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, तो हम ब्रिटेन के खिलाफ इंपीरियल वॉर है भाई ये। और जब गांधी जी वगैरह जो है अभी सोच रहे थे क्या करना है, तो देन दे वर कॉलिंग इट कि ना हम तो अंग्रेजों के खिलाफ है, कैसे हम इनके साथ दे देंगे, कभी जिंदगी में साथ नहीं देंगे, ऐसा करके बोल रहे थे। लेकिन जब 1941 में हिटलर ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया और रशिया ने ब्रिटिश को ज्वाइन कर लिया, तब एकदम से उनका माहौल बदल गया, स्वभाव में परिवर्तन आ गया। कहने लगे अरे नहीं, जिस तरफ रशिया है उसी साइड जाना पड़ेगा, तो अब जिस तरफ ब्रिटेन है उसी साइड रशिया है, उसी साइड हम हैं। तो एकदम से इंपीरियलिस्ट वॉर नाम बदल गया और वो हो गया पीपल्स वॉर। ये तो लोगों की लड़ाई है, हमें तो अंग्रेजों के साथ देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या ही माने, किस भरोसे इनके रहे हम, राइट, कि हाँ कभी इधर है कभी उधर है, तो क्या ही इनको जो है काउंट करे। तो दे आर अगेंस्ट अस, अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। सिमिलरली मुस्लिम लीग नहीं पार्टिसिपेट करेगा, हिंदू महासभा नहीं पार्टिसिपेट करेगा, प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेजों के साथ है, जो राजे महाराजे हैं, तो उनका भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है।
अब मैंने आपको बताया गवर्नमेंट रिप्रेशन ऑलरेडी कि हाँ भाई आर्मी का यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। तो वो जो भी लॉ वगैरह लेकर आ सकते थे, रिप्रेसिव लॉज, वो सारे लेके आ चुके हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट वगैरह यूज कर रहे हो, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट यूज कर रहे हो, जो भी चीजें वो यूज कर रहे हैं, इट इज लाइक ड्रेकोनियन। प्लस लाठी चार्ज जनरल तो बेसिक है, हम तो लाठी चार्ज कहते कर लो, ये तो ठीक है, यहां तक तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं कि हाँ लाठी चार्ज कर लो, टीयर गैस फेंक दो, राइट है ना, या कुछ हवाई फायर कर लो, यहां हवाई फायर तक भी ठीक है। बट जनरल डायर जैसे लोग जब गोली चलाने लग जाएं, आर्मी बुला ले, टैंक बुला ले, राइट, एयरफोर्स बुला ले, दिस इज समथिंग जो यहां पे हो रहा है, ये कुछ ज्यादा हो जाता है। तो कहते हैं कि 10,000 लोग मारे गए, राइट है ना। अब अगेन दिस इज एन एस्टिमेट है ना, डेफिनेटली दिस इज पैन इंडिया मूवमेंट, नंबर और ज्यादा रहा होगा, बट अंडर रिपोर्टिंग होती है, बहुत सारी अंडर रिपोर्टिंग होती है। तो 10,000 समथिंग वी हैव दिस नंबर कि हाँ जो है 10,000 मारे गए। नहीं, प्रेस मजल कर दी गई है, बोला ना कुछ नहीं छापेंगे आप, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच दबा दी गई है, तो प्रेस पे भी कुछ छापने का जो है नहीं है। प्लस मैंने आपको ऑलरेडी बताया मिलिट्री के बारे में, जो भी रिबेलियस विलेजेस थे, गांव वगैरह थे, उनको फाइन किया जाएगा, राइट है ना, उनको सबक सिखाया जाएगा कि हाँ दोबारा ऐसा ना करें। ऐसा हमने 1857 में भी देखा था कि जो भी गांव पार्टिसिपेट कर रहे थे, पूरा गांव पेड़ पे टांग दिया था, राइट है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे कि अगर कोई गांव उनको मिला जो किस तरह से पार्टिसिपेशन दे रहा है, तो देन इन दैट केस वो गांव में सबको मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, फाइन चढ़ा रहे हैं, जो वो कर सकते हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का रिप्रेशन सीवियर है, गवर्नमेंट का रिप्रेशन भी सीवियर है, वायलेंस वर्सेस वायलेंस है। और जब हम देखते हैं कि हाँ ये मूवमेंट जो है इस तरीके का है, तो अगर हम ओवरऑल एस्टिमेट लगाएं इस मूवमेंट का, राइट है ना, तो पहली बात जो हमें समझ में आती है कि जनता यहाँ पे अपनी खुद लीडर है। तो यहाँ पे कोई और जो है लीडर नहीं था, जनता ही अपनी लीडर थी। प्लस हमने बताया आपको कि हाँ मेन स्टॉर्म सेंटर कहाँ है, यूपी बिहार वगैरह मेन स्टॉर्म सेंटर है। वो स्टूडेंट्स, वर्कर और पीरियड्स की बात करी, लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट की बात करी, राइट। प्लस हमने बात करी कि अब एक और बात, बाय द वे, इस पूरी घटना के बाद एक जो बहुत बड़ा फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि अंग्रेजों की एक बात दिमाग में घुस गई है, वो ये है कि अब इंडिया पे राज नहीं कराया जा सकता। क्विट इंडिया मूवमेंट ने उनको एक बात चिल्ला के समझा दी है कि यहां जो है इंडिया पे राज करने की अब दोबारा कोशिश मत करना, राइट है ना। अगर तुम सोच रहे हो कि इस रूल को एक्सटेंड कर ले जाओगे तो ऐसे सारे ख्यालात दिमाग से निकाल दो। तो ये एक जो है सत्य उनके दिमाग में गांधी जी या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट ने बिठा दिया है। प्लस ये एलिमेंट बहुत ही ये जो है मूवमेंट बहुत स्पॉन्टेनियस है, ऐसा कोई लगता है, हालांकि ये डिबेट है कि स्पॉन्टेनियस कहा जाए या ना कहा जाए, बट क्योंकि ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी, राइट, गांधी जी ने कह दिया डू और डाई, फिर ये सब हो गया। तो ये एक्चुअली बहुत स्पॉन्टेनियस मूवमेंट माना जाता है कि हाँ जो है इट वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस, ऐसा कुछ प्लान नहीं किया गया था कि ऐसी पैरेलल गवर्नमेंट बनेगी, ये होगा वो होगा, राइट। बट स्टिल दोनों साइड से पक्ष रखे जा सकते हैं कि हाँ ये स्पॉन्टेनियस है नहीं है, बट फिर भी हम कह सकते हैं, जनरल स्टडीज में कह सकते हैं कि हाँ इसमें थोड़ी स्पॉन्टेनिटी हमको दिखती है, स्पॉन्टेनियस है कि विदाउट लीडरशिप, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल इस तरह का मूवमेंट हम कर पाए, ये काबिल तारीफ है भाई। प्लस जो है ये क्विट इंडिया वाला बात क्लियर हो चुका है कि हाँ अब अंग्रेजों को भी क्लियर हो चुका है कि हाँ भाई जो है अब अंग्रेजों को यहाँ से जाना होगा। हमें भी क्लियर हो चुका है कि हमने जो कह दिया है, डिमांड कर दिया है अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इसके बाद अब हम भी वापसी नहीं लेंगे, राइट। इसके बाद हम भी नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है चलो डोमिनेंस स्टेटस दे दो या हमको जो है कुछ राइट्स दे दो एटसेट्रा, राइट हमको नहीं चाहिए, राइट वाइट जो रखना अपने पास रखो, घर जाओ, राइट है ना, कि निकलो यहां से, अब हम अपना देश देख लेंगे, खुद ही संभाल लेंगे। प्लस हमें समझ में आया कि आम आदमी लीडर है, हीरो है, सब है भाई वो, राइट है ना, कि हाँ जिसे आप समझ रहे थे कि ये तो मासेस क्या ही कर पाएगा। याद करो 1857 के बाद हम कह रहे थे कि ये जो कॉमन मैन है ये कैसे लड़ेगा, राइट, कैसे जो है अंग्रेजों का सामना कर पाएगा। तो ये कैसे वाला जवाब हमको आज मिल गया कि हम ऐसे आज सक्षम हो चुके हैं 1857 के 90 साल बाद, है ना, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स या 85 ईयर्स बाद। क्या है कि आज हम खड़े हैं अपने पैरों पे। जो कॉमन मैन हमको बहुत वीक लग रहा था 1857 में, आज वही आम आदमी, राइट, जग गया है और अंग्रेजों से कह रहा है भारत छोड़ो, और बहुत प्यार समझा दिया हमने, राइट है ना, कि अब भारत छोड़ ही दो। तो ये जो हीरोइज्म है, राइट, ये हमने फाइनली प्रूव कर दिया। आम आदमी की पावर, आम आदमी का पोटेंशियल, मासेस का पोटेंशियल, ये सारी बातें हमने यहां पे प्रूव कर दी हैं बाय क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ अब गांधी जी पे भी इल्जाम लगने लगा कि आपकी ऐसे वायलेंस हुआ, आपकी ऐसे वायलेंस हुआ। गांधी तुम वायलेंस करते हो, राइट है ना, अंग्रेज जो हैं वो वायलेंस कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि फरवरी 1943 गांधी जी विल कीप अ फास्ट, राइट। और फिर से एकदम से लहर दौड़ जाएगी कि अगस्त में चालू हुआ था ना मूवमेंट, तो 8 अगस्त 1942 से फरवरी 1943, तो लगभग कुछ नहीं तो 5-6 महीने बाद गांधी जी ने एक व्रत रखा अगेंस्ट दी वायलेंस ऑफ द स्टेट, कि हाँ जो है वायलेंस जो स्टेट कर रहा है, सरकार जो वायलेंस कर रही है,
बहुत ही गलत है, राइट है ना, ये जो है गलत है यहाँ पे। तो लोग और जग उठेंगे जब बात उठेगी कि हाँ जो है गांधी जी ने फास्ट रखा हुआ है, राइट, पब्लिक मोराल मोटिवेशन वगैरह और जो है आ जाएगा, राइट, अंग्रेजों के खिलाफ जो फीलिंग्स है वो सब और हाइटेंड हो जाएंगी। मीनवाइल जब एक तरफ हम लोग भारत छोड़ो जो है, सॉरी नॉट भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो की जब हम बात कह रहे हैं, राइट, जब हम ये नारा उठा रहे हैं, उसी समय मुस्लिम लीग भी एक्टिव है, राइट। मोहम्मद अली जिन्ना भी साइड में अपनी छोटी सी बात कह दे रहे हैं कि हाँ भारत छोड़ो बट डिवाइड करो, है ना। तो एट द सेम टाइम वी सी कि हाँ मार्च 23 1943 जब हम कह रहे हैं कि इतना बढ़िया 6 महीना हो चुका है और इतना बढ़िया क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, एट द सेम पॉइंट दे आर आस्किंग फॉर डिवाइड एंड क्विट, है ना, कि भाई क्विट करना है क्विट कर दो लेकिन डिवाइड करके जाओ भाई। तो इंडिया का डिवीजन मांग रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यही दिवस है, मार्च 23 ही उनका डे है जिस दिन 1956 में वो अपना संविधान लागू करेंगे। तो ये डे इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी हिस्ट्री भी छोटी है ना, राइट, है ना, कि हाँ अभी तो है क्या ही हिस्ट्री, उसके आगे तो इंडियन हिस्ट्री ही है, तो उनकी अपनी हिस्ट्री तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं। तो खैर यही सब दिन मनाते हैं वो लोग कि हाँ जो है ये 23 वाला इंपॉर्टेंट डे है, उस दिन हम लोगों ने पाकिस्तान का सपना देखा था, ऐसा करके मनाते होंगे शायद, है ना, जो है एनीवे। चलिए, तो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ 1843, तो हम 1843 की बात कर रहे हैं, लेट अस गेट आवर टाइमलाइन बैक। तो sorry 1943 not 1843। तो अब बात कर रहे हैं 1943 की। 1943 के फेब में हमने देखा कि गांधी जी ने फास्ट रखा है, गांधी फास्ट, प्लस मार्च में हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग कुछ अलग ही डिमांड कर रहा है कि हाँ डिवाइड करने की बात कर रहा है, राइट, है ना। प्लस 1943 इज ऑल्सो द ईयर ऑफ बंगाल फैमिन। बंगाल फैमिन, इस फैमिन में, इस जो है भूखमरी में, राइट, हो क्या रहा है, तो दिस फैमिन अब हो क्या रहा है कि बंगाल जो है खुद भी एग्रीकल्चरली रिच एरिया है। अब ऐसे में जो है बंगाल के पास म्यांमार से सप्लाई आती थी, बर्मा से राइस की, प्लस इंडोनेशिया वगैरह से भी राइस की सप्लाई आती थी। बट बिकॉज ऑफ वॉर all these supply is going to where army। तो पहली बात तो जो है ठीक है 1943 व्हाट वी आर रियलाइजिंग कि हाँ जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो इंपैक्टेड है ही, बट साथ ही साथ हो क्या रहा है जो है आपका जो मेन जो सप्लाई है, राइस इंपोर्ट जो होते थे वो भेजे जा चुके हैं किस तरफ, आर्मी की तरफ भेजे जा चुके हैं। तो आर्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और आम जनता तक खाना पहुंच नहीं रहा। और उसके बाद भी कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे, कहेंगे हाँ भाई चावल अगर जो है 10 रुपए की बजाय 100 का बिक रहा है तो थोड़ा सा ब्लैक मार्केटिंग करो, होल्डिंग करो, ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी लॉस्ट समवेयर अराउंड 1.5 to 3 मिलियन पीपल इन वेरियस जो है डिजीजेज एंड ऑल, मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, राइट, है ना, कि जब जो है भुखमरी आती है तो फिर ये सारी बीमारियां फैलने लगती है, इम्यूनिटी लो हो जाता है, खाना नहीं खाते आप, तो देन और फिर डेथ होने लगती है तो और बीमारियां फैलने लगती है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी लॉस्ट सम जो है roughly 1.5 to 3 million people, which is huge। Plus, this is also called as artificial famine। ये कोई natural famine नहीं था, this is artificial, this is because of the policies of the Britishers। इसीलिए कहा भी जाता है कि हाँ अगर हिटलर होलोकास्ट कर रहा था, अगेन वन ऑफ द आर्गुमेंट इज कि अगर जर्मनी में हिटलर होलोकास्ट कर रहा था और इतने सारे लोग को मार रहा था, तो अंग्रेजों ने भी तो ये अंग्रेजों की पॉलिसी का ही तो नतीजा है, राइट। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इट इज नॉट लेस देन होलोकास्ट, राइट, है ना, कि हाँ भाई अगर इतने सारे लोगों को हमने लूज आउट किया है अंग्रेजों की वजह से, है ना, तो इसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, बट इसकी कोई बात नहीं करता, इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं देता। खैर, तो 1943 इज ऑल्सो द फैमिन ईयर। नाउ खैर, तो बढ़ते आगे, कहानी आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अब इसके बाद हो क्या। अब क्विट इंडिया मूवमेंट हो चुका है, समझो कि आफ्टर क्विट इंडिया बचा क्या है? अंग्रेजों को समझ में आ चुका है, ब्रिटिश
क्या समझ में आ चुका है? अरे यही क्विट इंडिया कि हाँ भाई जाओ भाई, राइट है ना कि हाँ दे हैव टू लीव। इंडियंस को भी समझ में आ चुका है कि हाँ अब हमें अपनी सरकार बनानी होगी, राइट। इंडियंस में स्पेशली कांग्रेस ही लीड कर रही है। तीसरी तरफ मुस्लिम लीग क्या मांग रही है? पार्टीशन। बट द पॉइंट इज कि हाँ ठीक है ब्रिटिश तो चले जाएंगे, बट आर्गुमेंट इज कि हाँ ये तो दोनों अलग अलग डिमांड हो गए ना दोस्त, राइट। कांग्रेस कुछ और मांग रही है, मुस्लिम लीग कुछ और मांग रही है, दोनों को आजादी चाहिए बट अलग अलग तरीके से चाहिए। तो यहां पे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम कॉम्प्रोमाइज। है ना, कुछ तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज होगा ताकि ये जो जाए तो ये जाते जाते पावर ट्रांसफर करके जाए। बट पावर ट्रांसफर कैसे करके जाए? तो अब मुद्दा यहां से दो रह गया। एक्चुअली मुद्दा ट्रांसफर ऑफ पावर का है, बट उस ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए जरूरी है इस कॉम्प्रोमाइज का होना। मुस्लिम लीग की या तो हम बात मान ले, राइट, कांग्रेस बात मान ले कि हाँ भाई जो कह रहे हो ठीक है, और या फिर मुस्लिम लीग हमारी बात मान ले, कुछ तो यहां पे होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दी कॉम्प्रोमाइज फर्स्ट, कि हाँ जो है कॉम्प्रोमाइज कैसे कैसे होने की कोशिश करी जा रही। तो गांधी जी हैज ट्राइड अ लॉट, राइट। गांधी जी जो है जिन्ना को बहुत सारी चिट्ठियां लिखेंगे, जिन्ना को मीटिंग के लिए बोलेंगे कि हाँ भाई मिल लेते हैं। और ये आज से नहीं है, ये जो है 1937 इलेक्शन के बाद या मिनिस्ट्रीज के बाद टाइम से चल रहा है कि गांधी जी वांटेड टू टॉक टू जिन्ना, राइट। बट जिन्ना के सवाल भी ऐसे थे, जिन्ना पूछते हैं कि भाई आप कैसे मिलना चाहते हो, कौन हो जो आप मिलना चाहते हो, आप कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के मिलना चाहते हो या गांधी बन के मिलना चाहते हो, क्या भाई कौन है आप, राइट। तो कहेंगे मैं आपसे पर्सनल कैपेसिटी मिलना चाहता हूं। क्या पर्सनल कैपेसिटी में आप मिलेंगे, आपसे कुछ बात होगी, आप जाके कांग्रेस को बोलेंगे, कांग्रेस मुकर जाएगी, तो आप कहेंगे मैंने वादा किया था, कांग्रेस ने तो नहीं किया था, कांग्रेस नहीं मान रही, तो हम किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो टेक्निकली अच्छा आखिर दोनों है भी जो है मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजरात से, गांधी भी गुजरात से, राइट है ना, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं, दोनों ही लॉयर है। तो दोनों ही जो है अपने अपनी जो है यू कैन से क्षेत्र के जो है बड़े बड़े लोग हैं। तो ना दोनों ही जो है स्पेशली जिन्ना यहां पे बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। गांधी जी सेइंग यहां चलो मिल लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं, बट कहीं पे बात ये दूर दूर तक पहुंच नहीं रही। नाउ ऐसे में तो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस टॉक अबाउट द कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज तो पहला जो फॉर्मूला है तो सी राजा गोपालाचारी। तो सी राजा गोपालाचारी गांधी जी के कॉन्शियस कीपर है ना, गांधी जी के एकदम खास आदमी, लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड जो है सरदार पटेल, वैसे ही वी हैव जो है सी राजा गोपालाचारी। तो सी राजा गोपालाचारी कुछ एक फॉर्मूला बनाते हैं कि हाँ हम लोग कुछ इस तरह से नेगोशिएट कर लें अगर तो बात बन सकती है, राइट है ना। गांधी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा इस पे जिन्ना को मनाने की कोशिश करी जाए। तो विल सी कि सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला भी कहते हैं इसे, तो राजा गोपालाचारी। तो 1944 वी हैव दिस डिस्कशन। तो टाइमलाइन को थोड़ा सा, तो 1944 वी हैव सीआर फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। या तो नाउ डिसाइड होता है कि भाई देखो दोनों का पक्ष आप समझने की कोशिश करिए, बहुत ही लॉजिकल सी बात है। तो सीआर दास क्या कहते हैं, नॉट सीआर दास, सी राजा गोपालाचारी। तो सीआर फॉर्मूला क्या कहता है, सीआर फॉर्मूला कहता है कि जो है पहली बात तो हम दोनों लोगों को एक डिमांड पे एकजुट हो जाना चाहिए, वो है आजादी, राइट है ना, कि हाँ हम लोग सारे लोग क्या मांगेंगे, इंडिपेंडेंस मांगेंगे। या कि फर्स्ट थिंग इज कि इंडिपेंडेंस, दिस इज बेसिक, राइट, दिस इज क्विंटेसेंशियल कि हाँ ये तो चाहिए ही चाहिए, तो इंडिपेंडेंस हम मांगेंगे, यस। प्लस लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर, राइट है ना, कि समझो कि हम बात कर रहे हैं सीआर फॉर्मूला की, सीआर फॉर्मूला। जैसे पहली बात रखी कि भाई आजादी तो मांगो ही मांगो, बेसिक सी बात है, प्लस कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे। बात समझ में आई है ना, कि हम दोनों लोग मिलकर एक सरकार बनाएंगे, है ना। जिन्ना कहेंगे ठीक है चलो सही है, तुम्हारी मदद कर सकते, और बताओ। प्लस जो है आपकी जो डिमांड है, एक जो सेपरेट पाकिस्तान बनाने की आप डिमांड जो कर रहे हो, है ना, जो आप डिमांड कर रहे हो कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो अलग हो जाए, अब इसको मैनेज करने के लिए हम लोग कराएंगे वोटिंग, प्लेबिसाइड करा देंगे। तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वहां पे करा देंगे वोटिंग,
तो नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि एक बार अंग्रेज चले जाए तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी, वहां पे हम लोग प्लेबिसाइड करा देंगे, राइट है ना। प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड बोले तो वोटिंग करा देंगे, पूछ लेंगे लोगों से कि आप बंटवारा चाहते हैं, आप बंटवारा नहीं चाहते, ऐसा करके बता दो, राइट। तो प्लेबिसाइड की यहां पे बात कर रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरिया, यानी कि टेक्निकली आज जहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश है, दोनों ही जगह पे हम लोग क्या कराएंगे, इस तरह की वोटिंग करा देंगे, प्लेबिसाइड करा देंगे। नाउ अब जो है, अब यहां पे आफ्टर दिस प्लेबिसाइड अगर दोनों लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि पार्टीशन करना है, अगर मान लो दोनों जगह आया यस यस यस, तो देन वी विल हैव अ कॉमन सेंटर, या वी विल हैव समथिंग इन कॉमन, जैसे कि हमारा डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ऐसी कुछ बेसिक बातें जो हैं, ये सारी चीजें क्या हम कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कहने का मतलब अगर ये दोनों ही रिजल्ट यस आ गया है ना, यस आ गया, तो इन दैट केस हम कहेंगे ठीक है, हम लोग टोटल एक देश ही रहेंगे, बट कुछ चीजें कॉमन सर्विसेज कर लेंगे आपस में, मोर लाइक अ कॉमन सेंटर, जैसे कि डिफेंस, कि हम लोग एक कॉमन डिफेंस सिस्टम रख लेंगे। आपस में क्या लड़ना झगड़ना, आप अपना चलाइए, जो है जो पाकिस्तान एरिया है वो अपने आप हिसाब से चलाइए। बांग्लादेश एरिया जो है, उस समय बांग्लादेश की तो बात ही नहीं थी, दोनों ही पाकिस्तान थे, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, राइट है ना। तो इस तरह की जो है यहां पे बात रखी जा रही, तो कह रहे दोनों आप चलाओ, ऐसा करके इन्होंने कहा। ये सब तभी होगा जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे, ऑफ कोर्स, जब हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। ये हमारे घर की बातें हम लोग इस तरह सुलझा देंगे, ऐसा यहां पे जो है बात रखी गई। नाउ सीआर फार्मूला, तो गांधी जी वाज अलाइंड टू दिस कि हाँ ठीक है, कॉमन सेंटर है, राइट है ना, समझो इस बात को कि कॉमन सेंटर है, कहां गया, कॉमन सेंटर है, और इन दोनों जगह पे ऑटोनॉमी जैसा कुछ दिया जा रहा है, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं बात। अब यही बात गांधी और जिन्ना डिस्कस करते रहे काफी टाइम तक करते रहे, राइट है ना। लेकिन जो है बहुत सारी बातों पे जिन्ना एग्री नहीं कर पा रहे थे। तो पहली बात कह रहे हैं कि कांग्रेस से कह रहे हैं कि जिन्ना कह रहे हैं कि हाँ जो है टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग नेशन है, ये बात आप सबसे पहले कंफर्म करिए, राइट। प्लस ये जो आप प्लेबिसाइड की आप बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि इस एरिया के सारे लोग वोट करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स वोट करने वाले हैं। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में दोनों ही जगह जो है सिर्फ मुस्लिम वोट करने चाहिए, दिस इज वन थिंग। प्लस कॉमन सेंटर की बात भी उनको पल्ले नहीं पड़ रही कि हाँ ऐसा क्यों ही करना, आजाद भी कर सकते। तो यू फाइंड कि ही हैज अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स जिन पे जिन्ना यहाँ पे एग्री नहीं कर पा रहे। तो ये कोशिश करी गई थी कि हाँ एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए, 1944 में इस तरह की कोशिश करी जा रही है, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो है यू कैन से जो है ट्राई, कि हाँ जो गांधी जी ने कोशिश करी कि जिन्ना को यहाँ पे मना लिया जाए। बात बनी नहीं, बात नहीं बनी, राइट। जिन्ना इज एडमेंट, जिन्ना इज वेरी मच एडमेंट कि हाँ जो है हमको कुछ अलग ही चाहिए, हमको इस तरह का कोई, जबकि देखो तो काफी हद तक बात जो है इनकी सॉल्व हो गई है कि हाँ ऑटोनॉमी वगैरह प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे ऑलरेडी कर दी थी, तो हो जाना चाहिए था, बट बात बनी नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट उस समय जो है सावरकर जी भी इसके खिलाफ है। तो दिस वॉज वन ऑफ द फॉर्मूला विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर हम इनिशियल उसमें बात करें। दूसरा देसाई लियाकत पैक्ट। नाउ विल फाइंड कि जो है भूलाबाई देसाई और लियाकत अली। तो भूलाबाई देसाई और लियाकत अली, वन फ्रॉम कांग्रेस, वन फ्रॉम मुस्लिम लीग, ये लोग भी मिलते हैं और कुछ जो है मांडवाली करने की, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे अगेन दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट लुक एट इट, ये कह रहे हैं कि जो हमारी जो सरकार बनेगी, राइट है ना, कि हाँ जो सरकार बनेगी उसमें जो इंटरिम सरकार बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें बराबर मेंबर होंगे कांग्रेस और लीग से, राइट है ना। इंटरिम गवर्नमेंट मान लो 10 लोग इसमें हैं, तो 5 लोग जो है लेट से 5 कांग्रेस के हो जाएंगे, प्लस 5 मुस्लिम लीग के हो जाएंगे, ऐसा करके हम बना लेंगे। बराबरी की बात इन्होंने कर दी। प्लस 20% सीट जो है वो रिजर्व होंगी माइनॉरिटीज के लिए। ऐसे इन्होंने बात कही कि 20% रिजर्वेशन कर लेते हैं और बराबरी की बात कर लेते हैं, बट ये भी बात दोनों ही पार्टीज ने मानी नहीं। तो ये एक कोशिश और है, बट अगेन कामयाब नहीं हुई। तो खाली मेंशन कर दिया मैंने कि हाँ ये भी है, बट अदरवाइज इट इज ओके। इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, गांधी जिन्ना टॉक्स। नाउ इट इज 1945 and it is time for Wavell Plan. तो 1945 1945 का दशक, 1945 का ईयर
एंड दिस इज द टाइम फॉर 1945 जून में एक प्लान है विच इज कॉल्ड एज वेवल प्लान। वेवल प्लान 1945। तो जून 1945 अगर ईयर जेट समय देखें हम, तो अभी वॉर यूरोप में वॉर ऑलमोस्ट जीत सी ली है, राइट है ना, यूरोप में कंट्रोल में आ चुकी है वॉर। बट अभी एशिया साइड, जापान साइड क्या वॉर खत्म हुई है? नहीं, अभी जापान साइड वॉर खत्म नहीं हुई है, अभी हम लोग अभी वॉर में ही हैं, राइट है ना। जापान वाला जो जोन है, ईस्टर्न साइड जो जोन है, वो अभी भी वॉर जोन में ही, वॉर में ही है। तो ऐसे में जो ब्रिटेन सरकार है, तो हो क्या रहा है, तो यूरोप साइड मोर और लेस वॉर इज ओवर एंड ब्रिटिश, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। अभी जापान सॉर्टेड है? जापान सॉर्टेड नहीं है दोस्त, जापान स्टिल एक्टिव, जापान स्टिल एक्टिव, अभी भी सॉल्व करना जापान को बाकी है। तो नाउ तो चर्चिल, तो विंस्टन चर्चिल, और हमारे उस समय वाइसरॉय कौन है? हमारे वाइसरॉय है लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल। नाउ तो ऐसे में लॉर्ड वेवल विंस्टन चर्चिल को कहते हैं कि जो है चर्चिल साहब, ऐसा है कि हमें इंडिया में नेगोशिएशन स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट है ना, आप मुझे मौका दीजिए, मुझ पर भरोसा करिए, मैं कुछ ना कुछ सॉल्व करके आऊंगा। ऐसा करके वेवल ने विंस्टन चर्चिल को समझाया कि वी शुड इनिशिएट टॉक्स, वी विल लुक लाइक सीरियस प्लेयर्स। कल को सरकार बदलने वाली है, तो अभी क्या है कि जल्द ही सरकार बदलने वाली है ब्रिटेन में, राइट। तो अभी चल रही कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, कौन प्राइम मिनिस्टर है? चर्चिल। लेकिन अभी जल्दी आने वाले हैं कौन? एटली आने वाले हैं, राइट, दिस इज एटली, क्लेमेंट एटली। तो सरकार बदलने वाली है। अब ऐसे में आने वाली सरकार हमेशा पिछली सरकार को क्या कहेगी? कितने साल इन्होंने क्या ही किया, राइट है ना, क्या ही कर रहे थे, इंडिया का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसे करके भतेरे इल्जाम हमारे ऊपर लगाएगी, आपके ऊपर लगाएगी। विंस्टन चर्चिल को ऐसा बोला है ना, सारी नई सरकार पुरानी सरकार को ऐसा बोलती है। तो नाउ तो दिस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑफ चर्चिल विल बी लाइक कि नहीं, हमें थोड़ा सा सीरियस दिखना है, हमको दिखना है। हमने भी ट्राई किया था, कोशिश करी थी जो है इंडियन लीडर्स को अलाइन करने की, बट हो नहीं पाया या हो गया, जो भी है, चलो ट्राई मार के देखते। तो लॉर्ड वेवल ने यहाँ पे पहले विंस्टन चर्चिल तो गए थे ब्रिटेन, जो मार्च में इन लोगों का डिस्कशन कुछ हो रहा है, और मार्च के डिस्कशन के बाद वेवल एकदम खुशी खुशी वापस आए कि हाँ भाई चलो जो है बात करते हैं और इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वाइसरॉय लॉर्ड वेवल, तो नाउ ही विल आस्क फॉर जो है, हाँ तो जैसे कि मैंने बताया कि हाँ सरकार वगैरह बदलने वाली है, प्लस ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम दी अदर प्लेयर्स, फॉर एग्जाम्पल यूएस, चाइना, ये भी इनको पुश कर रहा है कि हाँ इंडिया से बात करो, कुछ सॉल्यूशन निकालो। तो ये प्रेशर पहले भी था, अभी भी है। अब एट दिस मोमेंट जो है वेवल क्या करेंगे? वेवल करेंगे जून में शिमला में मीटिंग, है ना, जून थोड़ा गर्मी बहुत है, तो दिल्ली में मीटिंग करते तो एकदम जो पसीना आने लगता। तो दैट इज द रीजन कि हाँ उन्होंने कहा कि विंटर्स जो हमारी जो समर कैपिटल है, राइट है ना, शिमला चलते हैं, शिमला में जो है शिमला में बैठ के डिस्कशन करते हैं, नॉट समर कैपिटल एग्जैक्टली बट यस, तो जो है तो शिमला में बैठ के डिस्कशन करते हैं। शिमला में इन्होंने मीटिंग बुलाई, तो शिमला में यू विल फाइंड कि शिमला में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन सबको बुलाया। तो कांग्रेस के उस समय लीडर हुआ करते थे मौलाना आजाद, कांग्रेस प्रेसिडेंट है मौलाना आजाद। तो विल फाइंड कि हाँ जो है शिमला कॉन्फ्रेंस, और इधर से भेजे गए मौलाना आजाद, राइट, और प्लस मुस्लिम लीग जिन्ना तो है ही। तो ये जून 1945 में ये मीटिंग कन्वीन करी गई कि आइए जो है मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्या हो सकता है। पूछा सबने, सर क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या है टेबल पे? तो लॉर्ड वेवल ने बताया कि जो है भाई हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, राइट, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके बारे में आप लोगों से कुछ चर्चा करनी है, कुछ डिस्कशन करना है, ऐसा करके लॉर्ड वेवल ने कहा। सबने कहा बताइए भाई। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो वाइसरॉय होता है, वाइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव, और प्लस उसका अपना जो है बाकी के दोनों लोकसभा राज्यसभा जैसे कुछ होते हैं, 2 हाउसेस, है ना, नाम अलग है बट यस 2 हाउसेस। अब ऐसे में लॉर्ड वेवल क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि मेरी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, या एग्जीक्यूटिव काउंसिल,
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मैं चाहता हूं कि इक्वल नंबर ऑफ हिंदूज हो और इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम्स हो, प्लस 1% हम लोग डिसाइड कर रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए। ऐसी बात हम कर ले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी टेक्निकली कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्ट्री जो दी जा रही है वो सब इंडियंस को दी जा रही है कि माइनॉरिटीज होंगे, हिंदू होंगे, मुस्लिम्स होंगे। हमने पूछा कि जो है कॉन्फ्रेंस से पूछा कि वाइसरॉय साहब, बेवल साहब, ये बताइए कि जो है इसमें कोई ब्रिटिशर है कि नहीं है। तो कह रहे अरे भाई मैं हूं ना, राइट। कह रहे मैं जो हूं मैं ब्रिटिश हूं और मेरे अलावा कमांडर इन चीफ हम ही दो लोग क्या हैं, हम ही ब्रिटिशर्स होने वाले हैं, राइट है ना। यही हमारा जो है मेन हम ही मेन ब्रिटिशर्स हैं। प्लस ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये वर्क करेगी आपके 1935 एक्ट के फ्रेमवर्क में, और यही क्या है, यही टेक्निकली इंटरिम गवर्नमेंट है, राइट। यही इंटरिम गवर्नमेंट है आपकी। तो साउंड तो देखो ठीक ही लग रहा है, राइट। साउंड ठीक कर रहा है कि हाँ चलो ठीक है, जो है इन्होंने कुछ इस तरह से बांटा कि बराबरी भी रहेगी, माइनॉरिटीज को भी हक दे दिया है, ठीक है ना। सबने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी देर ठीक ठीक हुआ। लेकिन फिर जो है बात उठी कि बताइए साहब कि इसमें नाम कौन बताएगा, ये एक्स हिंदूज कौन कौन है, ये एक्स मुस्लिम्स कौन कौन है, माइनॉरिटीज कौन है, ये कौन कौन बताएगा। तो भाई साहब ने कहा अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन, राइट, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। ऐसा कहा इन्होंने। खैर उन्होंने कहा कि भाई ये जो हिंदू वाला जो सारा नाम है ये बताएगी कांग्रेस, और जो मुस्लिम्स वाले सारे नाम हैं, सॉरी, इन्होंने कहा कि भाई जो है ये जो है आप सारे लोग मंत्रणा करके एक लिस्ट प्रिपेयर करिए, है ना। ऑल शुड प्रिपेयर वन लिस्ट, है ना। एक लिस्ट आप लोग प्रिपेयर करिए मिलजुल के, बता दीजिए कुछ किसको बनना है। आप ही लोगों पे छोड़ दिया, तो पूरा कॉन्फ्रेंस के ऊपर छोड़ दिया कि आप ही बता दीजिए। फिर इनको लगा, वेवल को लगा कि नहीं ये लोग मानेंगे नहीं, है ना, ये लोग कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ऐसा कर दो कि सेपरेट लिस्ट दे दो। तो या तो एक कॉमन लिस्ट दे दो या सेपरेट लिस्ट दे दो, जैसे भी दे दो लिस्ट दे दो, राइट। लिस्ट दे दो बस मैं बना दूं ऐसा करके, क्योंकि वेवल को भी पीछे रिपोर्ट करना था चर्चिल को कि मैंने कुछ किया है, ऐसा करके उन्हें रिपोर्ट करना था। तो फिलहाल तो इन्होंने पार्टी से, कॉन्फ्रेंस से, कांग्रेस और जो है कांग्रेस और बाकी पार्टी से, मुस्लिम लीग एंड ऑल और भी पार्टीज है, तो उनसे सबसे कहा कि आप लोग एक कॉमन लिस्ट बना के दे दीजिएगा, नहीं होता तो सेपरेट दे दीजिएगा, फिर हम जोड़ जाड़ के कुछ बना देंगे। ऐसा करके इन्होंने यहाँ पे वादा रखा। इसके साथ साथ हमने पूछा कुछ बात रह गई तो बताओ, है ना। तो हमने देखा कि हाँ भाई एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पूरी तरह इंडियन हो चुकी है, प्योरली इंडियन, खाली जो है वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ रह गए हैं। प्लस कास्ट हिंदूज और कास्ट मुस्लिम्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी है। प्लस हमने कहा कि 1935 के एक्ट की तरह, फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा। गवर्नर जनरल के पास बाय द वे वीटो है, राइट, है ना, वीटो है, वो चाहे तो किसी एडवाइस को वीटो कर सकता है। प्लस हमने बात करा कि एक ज्वाइंट लिस्ट सबमिट कर दो, नहीं बन रहा तो सेपरेट लिस्ट सबमिट कर दो, कैसे भी कर दो। प्लस उसके बाद नए संविधान की बात हम करेंगे। एक बार वॉर खत्म होने दो, होने ही वाली है, राइट, है ना, 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद बात करेंगे संविधान वगैरह कैसे बनेगा, कर लेंगे। तो ठीक था, टेम्परेरी सेटलमेंट की बात कर रहे हैं यहां पे, जो कि सुनने में ठीक साउंड कर रहा है, गलत तो नहीं लग रहा। बट प्रॉब्लम क्या हो गई यहां पे, प्रॉब्लम ये हो गई कि मुस्लिम लीग कहने लगी कि देखो जो है जो भी मुस्लिम्स का नाम है वो हम देंगे। सामने बैठे मौलाना आजाद कांग्रेस से आए हुए हैं, राइट, है ना, जो है कांग्रेस तो हिंदू पार्टी थोड़े, तो वो कह रहे कि जो है मौलाना आजाद कह रहे कांग्रेस हिंदू पार्टी नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं कि हम हिंदुओं का नाम देंगे, हम सबका नाम देंगे, कैसे नहीं देंगे, राइट। तो यहां पे हो गई थोड़ी झड़प। प्लस वेवल चाहते कि खिजर हयात खान का नाम मुस्लिम वाली लिस्ट में जाए। खिजर हयात खान मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं है, राइट, ये मुस्लिम लीग के जो है साथ है नहीं, मुस्लिम लीग किनसे बन नहीं रही, खिजर हयात खान से। तो देन अब यहां पे थोड़ा सा जो है तनातनी हो गई। तो टेक्निकली कांग्रेस कह रही है, मुस्लिम लीग एक्चुअली कह रही है कि हाँ जो मुस्लिम्स का नाम है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग देगी, राइट। अजीब सी बात कह दी। इसका मतलब ये हो गया कि हिंदूज का नाम कांग्रेस देगी। ये कांग्रेस के लिए अजीब सी बात हो गई, कह रहे हम नहीं करेंगे, हम सबकी पार्टी है, हम नहीं मानते वाली बात। तो इसमें काइंड ऑफ अ डेडलॉक क्रिएट हो रहा है। प्लस मुस्लिम लीग ये भी डिमांड कर रही है, राइट, मुस्लिम लीग ये भी डिमांड कर रही है हमें किसी तरह का वीटो भी चाहिए, कि अगर कोई बात हमारी कम्युनिटी के खिलाफ जा रही हो तो वी शुड हैव वीटो, कि हम जो कह सकते हैं 2/3 मेजोरिटी से कह दे कि ये बात नहीं हो सकती, तो वो भी दे दो, ऐसा करके कह दिया। तो फिर समझ गए होगा नहीं कुछ,
राइट। वेवर ऑलरेडी फेंस पे बैठे थे कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, राइट। हाँ, ज्यादा क्या है, चर्चिल को फोन करके कह देंगे कि हाँ कोशिश करी थी नहीं हुआ, ठीक है, चर्चिल भी यही कहेंगे हाँ कोशिश करी थी नहीं हुआ, राइट। तो यहां पे क्या हुआ कि हाँ जो है ये बात दोनों में बन नहीं पाई, एंड वेवर विल से कि चलो भाई छुट्टी, खाना वाना खाओ, घर निकलो, कोई बात नहीं। तो वेवर ने कॉल ऑफ कर दिया, राइट, है ना, कि हाँ ठीक है जो है नहीं बनेगा, है ना। तो ही डिसाइडेड, ही डिक्लेयर द ब्रेक डाउन ऑफ द टॉक्स। और कहीं ना कहीं जिन्ना को और पावर मिल गई, जिन्ना को आपने और ज्यादा तूल दे दी, यहाँ पे ठीक है तुम्हारी वजह से जो है पूरा पूरा वेवर वाइसरॉय की बात खराब हो गई, वाइसरॉय खुद बेचारा प्लान लेके आया था, अब जहर नहीं बना, तो कहीं ना कहीं जिन्ना की इज्जत जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है, राइट। कांग्रेस तो एनीवे जो है पॉपुलर पार्टी थी, बट जिन्ना की इज्जत काफी बढ़ती जा रही। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द गेम। तो हमने बात करी कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर हम कांग्रेस के रास्ते से गए तो क्या हुआ, कांग्रेस कह लो या गांधी जी कह लो, जिसमें हमने बात करी बीच में 40 का जो है इंडिविजुअल जो है सत्याग्रह, 42 में हमने बात करी क्रिप्स, और 42 में ही हमने बात करी क्विट इंडिया, या प्लस हमने बात करी नेगोशिएशन की, जिसमें वेवर प्लान वाज लास्ट 45 में वेवर प्लान। नाउ नेक्स्ट इज कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अंग्रेजों का ही साथ दिया जाए, राइट, है ना। अगर जर्मनी की भी मदद लेनी पड़े आजादी पाने के लिए तो गलत नहीं होगा, ऐसा हमने सोचा था पहले। तो नाउ वी विल गो थ्रू द पाथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे चल के देखते हैं और देखते हैं क्या हुआ। आइए समझते हैं इस बात को। तो सुभाष चंद्र बोस बैकग्राउंड हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। जब हम लास्ट सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाँ जो है बैकग्राउंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस क्या है। हमने जाना था कि हाँ उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था एंड ही सिक्योर्ड 4th रैंक, बट मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सर्विस उनको लगा कि नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए, एंड ही वांटेड टू ज्वाइन गांधी एंड ही वांटेड टू ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। बाय द वे अभी काफी डिस्कशन में एक और बात भी है कि जो उनका रेजिग्नेशन लेटर था, तो विक्टोरिया मेमोरियल में जो रेजिग्नेशन लेटर लिखा हुआ है कहता है फेक है, राइट, है ना। तो उनकी फैमिली डिमांड कर रही है कि नहीं ये जो है गलत है, भाई इसको रिमूव किया जाए। एनीवे सो वी विल फाइंड कि हाँ ही हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द सर्विसेज एंड ही जॉइंड गांधीज मूवमेंट। प्लस क्योंकि बंगाल से आ रहे तो मैंने आपको बताया था कि इनकी पॉलिटिकल गुरु जो है वो CR दास है, चित्तरंजन दास। प्लस मैंने आपको भी बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं कि हमारे बंगाल के हीरो है, नायक कहते हैं उनको, नायक, राइट। सो फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो हमने जाना कि अलॉन्ग विद जवाहरलाल नेहरू दूसरे जो सिमिलर फिलॉसफी, सिमिलर थॉट प्रोसेस के जो लीडर है वो है सुभाष चंद्र बोस, राइट, है ना। दोनों की ऑलमोस्ट सेम फिलॉसफी है, सिमिलर फिलॉसफी है, बट सुभाष चंद्र बोस इज वेरी एग्रेसिव एज कंपेयर टू जो है जवाहरलाल नेहरू। ही इज वेरी वेरी एग्रेसिव, और उनका जो स्टैंड है वो कम हमेशा जो है थोड़ा सा हट के स्टैंड रहा है, थोड़ा सा एग्रेशन रहा है उनके स्टैंड, राइट। सो हम बात कर रहे थे कि हाँ भाई 1938 में जो है एक बार वो प्रेसिडेंट बने थे, हरिपुरा सेशन का डिस्कशन किया था हमने। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि थोड़ा गांधी जी के साथ थोड़ा सा जो है थोड़ा सा क्रैश भी हो गया था। रीजन कि वो अगले प्रेसिडेंट भी बनना चाह रहे थे, त्रिपुरी सेशन में भी प्रेसिडेंट बनना चाह रहे थे, बट ऐसा हो नहीं पाया था। तो पताबी सितारा मैया वाली हमने स्टोरी सुनी थी, दिस वाज इन 1930 में, राइट। उसी के बाद हम समझ रहे थे कि भाई 1939 के बाद जो वर्ल्ड वॉर चालू हुआ है, 1939 में जो वर्ल्ड वॉर चालू हुआ है, उसमें सुभाष चंद्र बोस वांटेड कि अगर हमें जर्मनी की भी मदद लेनी पड़े, राइट, यानी अगर ब्रिटेन के दुश्मनों की मदद भी लेनी पड़े आजादी पाने के लिए, तो देन इट इज फाइन। तो नाउ तो इन 1939 ओनली विल फाइंड कि जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी पार्टी का गठन कर दिया था। नाउ दिस पार्टी इज विद इन द कांग्रेस, ऐसी कोई बाहर की पार्टी नहीं थी। वो चाह रहे थे कि जो भी उनके जो हितैषी हैं, उनके जो सिमिलर फिलॉसफी के लोग हैं, उनको जो है अलाइन किया जाए, और जो है जो सोशलिस्ट आइडिया है या जो एग्रेसिव आइडिया है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। प्लस मार्च 1940 में ही इज टॉकिंग अबाउट एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस, रामगढ़ में तो एक कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने एंटी कॉम्प्रोमाइज। नाउ द पॉइंट इज कि यहां पर काफी हद तक ब्रिटेन को भी क्लियर हो रहा है कि ही विल नॉट बी अलाइंड टू ब्रिटिश। बाकी सारे लोग, कांग्रेस कह रही है, गांधी कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि नहीं हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि हाँ वो अंग्रेजों के खिलाफ जा सकते हैं, जर्मनी की मदद ले सकते हैं। तो जुलाई 1940 वी विल ऑब्जर्व, तो 1940 में उनका जो स्टैंड है वो काफी रिवर्स स्टैंड दिखाई दे रहा है, काफी अगेंस्ट में दिखाई दे रहा है। तो यहां पे 1940 में ही वाज प्लानिंग कि एक हॉलवेल मॉन्यूमेंट के खिलाफ जो है आवाज उठाई जाए। ही इज प्लानिंग दिस विद मुस्लिम लीग। और हॉलवेल मॉन्यूमेंट क्या है
कि एक बार मैं आपको ब्लैक होल ट्रेजेडी पढ़ा रहा था शुरू में, जो हम लोग बात कर रहे थे बैटल ऑफ प्लासी की, तो हॉलवेल मॉन्यूमेंट एक्चुअली उस ब्लैक होल ट्रेजेडी को कमेमोरेट करने के लिए बनाया जा रहा था, राइट। तो ये उसके भी खिलाफ थे। तो हुआ कि भाई ना, है ना, कुछ डेंजर हो सकता है, इट इज बेटर टू प्लेस हिम अंडर अरेस्ट। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, और क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, एंड दैट इज द रीजन ही वाज अंडर हाउस अरेस्ट। तो 1940 में अंग्रेजों को भी क्लैरिटी है कि सुभाष चंद्र बोस उनके खिलाफ जा सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, एंड दैट इज द रीजन ही वाज अरेस्टेड। बट आइडियाज को ट्रैप थोड़े किया जा सकता है, राइट। ऐसे कैसे आप रोक लेंगे, है ना, तो ये तो संभव नहीं है। तो यहां पर किसी तरह 1941 में, राइट, है ना, डिस्गाइज में यहां से निकले, इंडिया से निकले, वो अपने घर से निकले चुपचाप गाड़ी में बैठ के, और जो है, और धीरे धीरे पहुंच गए किधर, पेशावर पहुंच गए, और पेशावर होते होते पहुंच गए मॉस्को, राइट। मॉस्को पहुंच गए, वो रशिया के पास पहुंच गए ना। पहला सवाल, रशिया के पास क्यों जा रहे हैं? What we are finding कि हाँ, now first of all he will go via अफगानिस्तान, और धीरे धीरे कहां पहुंच चुके हैं, वो मॉस्को पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो है नाम जो उन्होंने ले रखा है, जियाउद्दीन का कुछ इन्होंने नाम ले रखा है कि हाँ मैं कौन हूं, जियाउद्दीन हूं, और जियाउद्दीन बन के ट्रैवल कर गए ना। मॉस्को के पास जाने का कारण यह है कि जो है रशिया जो है वो फादर ऑफ सोशलिज्म है, राइट। सोशलिस्ट थॉट को बिलोंग करता है, और वो भी सोशलिस्ट थे। तो उनको लगा कि हाँ, रशिया उनकी बात मानेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा, ऐसा कुछ यहां पे पॉसिबिलिटी उनको दिखाई दे रही थी, एंड दैट वाज द रीजन ही वेंट टू मॉस्को। बट मीनवाइल, राइट, दिस इज हैपनिंग इन 1941। बाय जुलाई 1941 रशिया ज्वाइंड ब्रिटेन। तो रशिया भी ब्रिटेन के साथ हो गया, ब्रिटेन का अलाई बन गया, अलाइड पावर हो गया रशिया। तो यहाँ पे डेफिनेटली उनके लिए सेटबैक था कि हाँ, वो इतना दूर घर से आए हैं मॉस्को में, सोचा था कि हाँ कुछ फायदा मिलेगा, रशिया का सपोर्ट मिलेगा, बट ऐसा हो नहीं था। अब ये अब क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने सोचा कि चलो फिर ठीक है, हिटलर के पास ही चलते हैं, जर्मनी चलते हैं, एंड ऐसा उन्होंने विचार करके जो है वो पहुंच गया कहाँ, जर्मनी पहुंच गए, राइट। पहुंचे जर्मनी, बर्लिन, जर्मनी पहुंचे हिटलर से मिलने। नाउ ही वांटेड कि हिटलर एक बार ऐसी शपथ ले ले, हिटलर एक बार प्रॉमिस कर दे कि हाँ भाई ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो 1940 से कहानी चालू हुई थी, 41 में वो निकल पड़े, राइट। 41 में निकल पड़े और मॉस्को होते हुए पहुंच चुके हैं जर्मनी, हिटलर से मुलाकात कर रहे हैं। ही वांटेड कि जो है हिटलर ऐसा डिक्लेरेशन दे दे कि हाँ हम भारत की आजादी के लिए लड़ेंगे, अंग्रेजों को भारत के लिए जो है भारत से निकाल देंगे, इस तरह का डिक्लेरेशन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हिटलर से। बट ऐसा कोई डिक्लेरेशन उनको नहीं मिला यहां पे। बट हिटलर डेफिनेटली सेड कि भाई ठीक है, अगर आप जो है कोई ऐसा अपने प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो आपके हैं, है ना, अब इस युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे जर्मनी के। तो यहां पे हिटलर ने ये कहा कि प्रिजनर ऑफ वॉर या बाकी जो भी सपोर्ट आप पा सकते हैं, उसके द्वारा अगर आप कोई आर्मी वगैरह बनाना चाहें तो आप खुद की एक आर्मी बना लीजिए, राइट। सो वी विल रियलाइज, तो लेट मी पुट दिस ऑन द टाइमलाइन। तो जर्नी चालू हुई है जनवरी 1941, जनवरी 1941, राइट। एंड फाइनली ट्रैवल करते करते, रशिया होते होते, मॉस्को होते होते उनकी मुलाकात हुई है हिटलर से। उनकी मुलाकात हुई है अंडर द नेम ऑरलैंडो मजोटा। तो उन्होंने अपना नाम बताया, पूछा क्या नाम है, क्या मेरा नाम ऑरलैंडो है। तो ऑरलैंडो के नाम से जो है उनकी मुलाकात हुई है हिटलर से, और हिटलर ने कहा कि भाई ठीक है, आप प्रिजनर ऑफ वॉर वगैरह अगर कुछ आप जो है बनाना चाहते हैं, आर्मी बनाना चाहते हैं, तो ठीक है बना लीजिए भाई, राइट, यूजिंग प्रिजनर ऑफ वॉर, मना नहीं कर रहे हैं हम आपको, कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसा करके हिटलर ने यहाँ पे उनको वादा दे दिया। नाउ बिकॉज उनको ये यहाँ पे वादा मिल चुका है, तो यहाँ पे पहली बार आर्मी का गठन होगा। तो यहाँ पे क्रिएट होगी एक फ्रीडम आर्मी। तो जो भी उनके हाथ में है, राइट, जो भी चीज वो कर सकते हैं, वो अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से, राइट, जो भी उनको वहां पे जो है सपोर्ट मिल रहा है, उसके मुकाबले उन्होंने एक फ्रीडम आर्मी क्रिएट करी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुक्ति सेना। तो मुक्ति सेना का उन्होंने यहां पे गठन किया, और इसका हेडक्वार्टर है ड्रेसडेन में। हेडक्वार्टर इज एट ड्रेसडेन, राइट, है ना कि हाँ चलो यहां तक आए तो चलो कुछ तो ट्राई करते ही ना। ये भी नोटिस करो कि सुभाष चंद्र बोस ये पूरा अपने अकेले दम पे कर रहे हैं,
कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है। दिस इज यू कैन से वन मैन, जो है यू कैन से वन मैन, एक एकला चलो वाली बात हो गई है कि अकेले ही चल पड़े हैं कि मुझे ये सही लगता है तो मैं करूंगा, राइट। इसके पीछे कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, बट ही इज देयर, राइट, ही इज देयर। तो यहां पहुंच चुके हैं और यहां पे इन्होंने फ्रीडम आर्मी का गठन कर दिया है। नाउ यही पहली बार उनको नेताजी का टाइटल दिया जाएगा, ही इज नेताजी। प्लस जो है उनको एक और चीज प्रोवाइड करी जाएगी, एंड दिस इज बाय 1942। तो 1942 तक आते आते उनको दिया गया है रेडियो ब्रॉडकास्ट, कि हाँ जर्मनी के रेडियो सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। तो एक आजाद हिंद रेडियो ब्रॉडकास्ट, आजाद हिंद रेडियो दे दिया गया है उनको। तो ये सिस्टम सेटअप किया है उन्होंने, और इसमें से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, लोगों को अलाइन कर रहे हैं, राइट, है ना, कि हाँ लेट अस डू दिस, है ना, इसमें मेरी सपोर्ट करो, जो भी भारतीय आसपास रह रहे हैं या जो भी हमारी मुहिम है इसमें आप हमारा सपोर्ट करिए। तो आजाद हिंद रेडियो, एंड दिस स्टार्टेड एट बर्लिन, तो दिस इज ऑल्सो एट बर्लिन ओनली। तो बर्लिन में जो है उन्होंने ये शुरू कर दिया, और इनफैक्ट यहीं पे पहली बार उन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया है, जय हिंद। या नाउ द पॉइंट इज, इट लुक्स लाइक अ डेडलॉक, इट लुक्स लाइक कि हाँ ये जो भी कुछ हुआ था इसका कोई फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है, तारीफ करी जा सकती है, बट जो है क्या ही कहें, इसके आगे क्या ही रिजल्ट आएगा, ऐसा अभी हम सोच ही रहे थे, राइट, ऐसा हम सोच ही रहे थे कि इसके आगे क्या ही पॉसिबिलिटी है, क्या कर लेंगे यहां से सुभाष चंद्र बोस, अनटिल एंड अनलेस हिटलर डिसाइड्स कि हाँ भाई हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे पूरी आंखें हिटलर पे गड़ी हुई हैं, बट दुनिया में दूसरी तरफ कुछ और हो रहा है। एट द सेम टाइम वी विल रियलाइज एक दूसरी कहानी भी गढ़ी जा रही है। या तो रफली ऐसे समझ लीजिए, तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि दूसरा जो खिलाड़ी है, जर्मनी का दूसरा दोस्त जापान में भी एक डेवलपमेंट हो रहा है। जापान हम बात कर रहे थे कि बाय 1942 जापान का फिलीपींस पे, इस एरिया पे अब क्या है, दबदबा हो चुका है। जापान आगे बढ़ रहा है, इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों ने बात करी थी बाय 1942 जापान विल ऑलमोस्ट रीच इंडिया, ऐसे हमने बात करी थी। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस पॉइंट। नाउ जापान ने क्या शुरू किया है, जापान हैव स्टार्टेड ग्रेटर एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर, राइट, लेट मी राइट दिस। तो 1940 जापान स्टार्टेड ग्रेटर एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर, ग्रेटर एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर। कहने का मतलब कि जो एशिया है, राइट, एशिया में को प्रॉस्पेरिटी की बात वो कर रहे हैं कि हम सारे लोग मिलकर प्रॉस्पर करेंगे, हम सारे लोग मिलकर ग्रो करेंगे, ऐसा जो है यहां पे सोच रहे हैं, राइट, है ना, ऐसा यहां पे सोचा जा रहा है। तो बाय 1940 वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर। नाउ मीनवाइल जापान में एक और हमारे लीडर मौजूद है जिनका नाम है रासबिहारी बोस। जब मैं आपको क्रांतिकारी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको रासबिहारी बोस के बारे में बताया था, और हम वहां पे बात कर रहे थे कि ही इज द मोस्ट डेंजरस रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया। सबसे खतरनाक क्रांतिकारी अगर हमारे पास कोई रहे हैं तो वो कौन रहे हैं, रासबिहारी बोस, बंगाल में थे। इनफैक्ट हार्डिंगे वाले मर्डर में भी, असैसिनेशन अटेम्प्ट में भी उनका हाथ था। बट फाइनली जब हम लोग गदर की बात कर रहे थे तो गदर में भी हमने बात करी थी कि हाँ आरबीबी सचिन सान्याल ये सारे लोग उस मूवमेंट में भी हैं। बट उस मूवमेंट में जब पुलिस उनको ढूंढ रही थी तो देन ही हैड गॉन टू जापान। दिस हैपेंड इन 1915, और 1915 के बाद रासबिहारी बोस जापान में ही रह रहे, वहीं के नेचुरलाइज सिटीजन बन चुके, वहीं पे अपनी सब्जी बना रहे, राइट, है ना। तो एक जो है उनकी करी है, नाका बुराया करके बेकरी है, वहीं जाके रहने लगे, वहीं शादी कर दी, विवाह भी हो गया उनका। और इंडिया के लिए पॉजिटिव जो है यू कैन से जो इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं वो है रासबिहारी बोस।
नाउ राज बिहारी बोस पुश्ड जापान कि ये जो आपका को प्रोस्पेरिटी वाला स्फेयर जो है, दिस शुड ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिया। इनिशियली इसमें इंडिया मिसिंग था, तो इन्होंने माहौल बनाया कि जापान को इंडिया के बारे में भी सोचना चाहिए और इस को प्रोस्पेरिटी स्फेयर में इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहिए। राइट, लेट मी शो यू राज बिहारी बोस। या ही इज राज बिहारी बोस, हमने पहली बात करी है, ये उनकी वाइफ है, जापानीज वाइफ, राइट है ना, तो यहां पे सेटल हो चुके हैं। ही इज अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ओवर हियर नाउ। तो जापान भी सोच रहा है कि चलो ठीक है भाई, ओके ऐसा किया जाए। अब ऐसा कैसे किया जाए, ये जिम्मेदारी दी जाती है एक कर्नल है, आर्मी पर्सनल है, फूजीवारा को जिम्मेदारी दी जाती है। फूजीवारा को जिम्मेदारी दी गई है कि भाई जब भी हमने यहां से ब्रिटिशर्स को हराया है, यूरोपियंस को हराया है, तो यहां पे बहुत सारे प्रिजनर ऑफ वॉर है। राइट, वी हैव प्रिजनर ऑफ वॉर्स ओवर है। उनको अगर आप इकट्ठा करके एक आर्मी बना ले तो बात बन जाएगी। इन प्रिजनर ऑफ वॉर में देयर इज कैप्टन मोहन। कैप्टन मोहन भी ऐसा ही सोच रहे हैं। कैप्टन मोहन सिंह और फूजीवारा की मुलाकात होगी। तो फूजीवारा के साथ साथ कैप्टन मोहन सिंह मिलकर बनाएंगे एक आर्मी जिसको लीड करेंगे कैप्टन मोहन सिंह। एंड इस तरीके से गठन हो रहा है, दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो एक इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हो रहा है। By 1942, this army had almost some 40,000 recruit. तो ये एक आर्मी क्रिएट हो रही है विच इज इंडियन नेशनल आर्मी। इसको लीड कर रहे हैं कैप्टन मोहन सिंह और पीछे से सपोर्ट है जापान का। तो साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी इंडियन प्रिजनर्स थे सॉरी, इंडियन सोल्जर्स जो कि प्रिजनर थे, उनको जोड़ के उन्होंने एक गठन किया, एक आर्मी बना ली, इंडियन नेशनल आर्मी। और ये इंडियन नेशनल आर्मी कहीं ना कहीं जो है मानती है कि जब तक इंडिया में कांग्रेस हमको नहीं बुलाएगी, जब तक गांधी जी नहीं कह देंगे, कांग्रेस नहीं कह देंगे कि आओ अटैक करो, हमको लिबरेट करो, तब तक हम लोग आगे नहीं जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पे थॉट प्रोसेस यहाँ पे इस आर्मी को बनाने के पीछे है। नाउ तो इंडियन नेशनल आर्मी। नाउ दूसरी तरफ तो 1942 तक ये भी हो चुका है। प्लस यहीं पे 1942 में राज बिहारी बोस, तो 2 मीटिंग होगी। पहले एक मार्च मीटिंग होगी, मार्च, और ये मीटिंग हो रही है टोक्यो जापान में। तो राज बिहारी बोस सबके मिलेंगे, डिस्कशन होगा। और यहां पे डिस्कशन हो रहा है कि एक बनाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन होगा। हालांकि टोक्यो कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ बहुत अचीव नहीं कर पाएगी, एंड वी विल हैव टू वेट फॉर द अदर कॉन्फ्रेंस जो कि हो रही है आपकी जून में। राइट, तो 1942 जून वी हैव अनदर कॉन्फ्रेंस एट बैंकॉक। अब बैंकॉक भी उस समय जापान के पास ही था, बैंकॉक। नाउ बैंकॉक यू विल सी, बैंकॉक तो यहीं पे बैंकॉक भी है बगल में ही, रफली बैंकॉक। तो यहां पे एक दूसरी मीटिंग हुई और यहां पे डिसाइड हुआ कि भाई ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, राइट कहां गई, हाँ, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है being headed by Rash Bihari Bose, this league will actually lead the Indian National Army। अब यही बात देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये जो नेशनल आर्मी है ये रिपोर्ट करेगी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं कि क्या हो रहा है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इज मोर लाइक अ पॉलिटिकल बॉडी, राइट, जो कि इंडिपेंडेंस की लीग है, जो कि ओवरऑल पॉलिटिकल जो है, यू कैन से पॉलिटिकल एंगल से इंडिया को जीतना चाहती है या फिर इंडिया को लिबरेट करना चाहती है, राइट, है ना। तो इट्स मोर लाइक जैसे कांग्रेस है ना, कांग्रेस की तरह कि कांग्रेस जैसी एक बॉडी बना दी गई है, एक लीग बना दी गई है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। उस लीग की आर्मी का नाम इंडियन नेशनल आर्मी है। बात समझ आ रही है? तो कांग्रेस अगर अपनी आर्मी रेस करे और उसका नाम रख दे इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये कुछ उस तरह का कॉन्सेप्ट हो गया है कि हाँ, एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है लेड बाय राज बिहारी बोस और इंडियन नेशनल आर्मी लेड बाय कैप्टन मोहन सिंह, बट इंडियन नेशनल आर्मी विल बी रिपोर्टिंग टू राज बिहारी बोस। तो इस पूरे सिस्टम का हेड कौन है? राज बिहारी बोस, राइट, हु इज वर्किंग अलॉन्ग विद जापान। अब ऐसा जापान ने क्यों किया? जापान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जापान का जो ट्रस्ट है वो कैप्टन मोहन सिंह पे नहीं है,
लेकिन जापान का ट्रस्ट रास बिहारी बोस पे है बिकॉज ही सिटीजन ऑफ जापान। राइट, वो जापान में इतने टाइम से रह रहे हैं, 1915 से यहां पे रह रहे हैं, राइट है ना, तो 27 साल ऑलमोस्ट उनका यहां पे हो चुका है, तो उनपे कहीं ज्यादा ट्रस्ट है जापान को, एंड दैट इज द रीजन जापान इज ओके विद रास बिहारी बोस लीडिंग दिस होल थिंग। अब ये बात बढ़ गई, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ बाय सितंबर 1942, तो अगेन बाय सितंबर 1942 हम देखेंगे कि फर्स्ट फेज का गठन होगा, फर्स्ट फेज इंडियन नेशनल आर्मी का, आईएनए का, जिसमें 16,000 लोग होंगे, और होगा कि हम जापानीज आर्मी के साथ, जापान की आर्मी के साथ हम कैंपेन करेंगे। राइट, जापानीज आर्मी के साथ कैंपेन किया जाएगा, इस तरह की यूनिट। अब यहां पे क्या है ना कि यहां पे दोनों बातें मैच नहीं हो पाई। जापान की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, हमारी थॉट प्रोसेस कुछ और था। कैप्टन मोहन सिंह जो है, कैप्टन मोहन सिंह वाज लुकिंग फॉर ऑटोनॉमी, राइट, ही वांटेड ऑटोनॉमी, ही वांटेड कि हाँ ये जो आर्मी यूनिट है, जापान आर्मी और आईएनए दोनों बराबर की बात है, राइट। जबकि जापानीज क्या चाहते थे, जापानीज चाहते थे सिर्फ और सिर्फ एक टोकन आर्मी। जापानीज चाहते थे कि इतना 16,000 मत भेजो, 2,000 भेजो, खाली एक टोकन आर्मी हमको दे दो, हम उसको भेजेंगे इधर उधर, राइट है ना, गोली खाने के लिए, ऐसा करके शायद ऐसा जापानीज आर्मी कुछ सोच रही थी। तो यहां पे थॉट प्रोसेस बिल्ड हो नहीं पाया, बात बन नहीं पाई, एंड दैट वाज द रीजन कि जो है, दैट वाज द रीजन कि मोहन सिंह वाज अरेस्टेड, राइट। तो यहां पे ये बात, दिस इज लाइक will not happen, or Mohan Singh arrested. So Captain Mohan Singh was arrested over here. अब आगे क्या किया जाए, तो ये भी 1942, आगे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, राइट। और पीछे हमने एक और कहानी देखी कि हाँ जो है जर्मनी में जो है बैठे हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, आजाद हिंद रेडियो पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, और यहां भी समझ में नहीं आ रहा आगे क्या किया जाए, बट दोनों कहानियां मैच हो रही है, राइट है ना। वो यही तो चाहते थे, जय सुभाष चंद्र बोस भी यही चाहते थे, और यहां पर कैप्टन मोहन सिंह से बेटर लीडर चाहिए, राइट है ना, ऐसा लीडर चाहिए जो जापान को भी हैंडल कर सके, दोनों को। तो कहीं ना कहीं यहां पर जरूरत फील हो रही है कि हाँ भाई कौन लीड करेगा इन सबको, राइट, डेफिनेटली नॉट आरबीबी। तो कौन लीड करेगा, तो उधर से रेडियो से आवाज आई, राइट है ना, सुभाष चंद्र बोस की। तो आइडिया आया कि हाँ ठीक है, लेट अस गेट सुभाष चंद्र बोस। तो जापानीज आर्मी ने जो है जर्मनी को बोला कि आप हमें सुभाष चंद्र बोस को भेज दीजिए, राइट है ना, हमारे पास भेज दीजिए सुभाष चंद्र बोस को। जब ऐसा कुछ आया, तब सबमरीन में बैठ के, राइट, वाया सबमरीन, तो पहले जर्मन सबमरीन और फिर जो है जापानीज सबमरीन, ऐसा घूमते घूमते बाय 1943 में ऐसा हुआ, और बाय मई 1943 we have Subhash Chandra Bose in Southeast Asia. सुभाष चंद्र बोस पहुंचे साउथ ईस्ट एशिया। तो बाय मे ही साउथ ईस्ट जो है, मे ही हैज रीच्ड साउथ ईस्ट एशिया, एंड देन ही हैड गॉन टू टोक्यो। टोक्यो गए, टोक्यो में वहां के प्राइम मिनिस्टर थे टोजो, तो पीएम वाज टोजो, पीएम टोजो से मुलाकात हुई। पीएम टोजो ने पूछा क्या नाम है, तो यहां पे उन्होंने अपना सूडोनिम बताया कि माय नेम इज आबिद हुसैन। Right, so now we have Subhash Chandra Bose meeting PM Tojo, and now we have a new leader for the whole जो है thing. Now टोजो will tell him क्योंकि सर आप जो है जाके इस पूरे जो है जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है और जो हमारा आईएनए है, इसके ऊपर आपको कंट्रोल लेना है, कमांड लेना है। तो हम अब इस स्टोरी पे आएंगे, एंड विल फाइंड कि बाय अक्टूबर 1943, तो पहली बात तो जो है एक और चीज में ऐड करें, बाय 5 जुलाई, तो 1943 स्टार्ट हो चुका है, और 5 जुलाई सुभाष चंद्र बोस पहुंचेंगे सिंगापुर और मिलेंगे रास बिहारी बोस से,
और राज बिहारी बोस पूरी पावर ट्रांसफर कर देंगे, सब कुछ खुशी खुशी ट्रांसफर कर देंगे किसको? सुभाष चंद्र बोस को। तो दोनों ही बोस है, राज बिहारी बोस एंड सुभाष चंद्र बोस। नाउ एवरीथिंग इज गॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड टू सुभाष चंद्र बोस। और राज बिहारी बोस बहुत खुशी खुशी ये ट्रांसफर कर रहा है बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी इन इंडिया, उनका जो ओवरऑल यू कैन से अप्रोच है, राइट है ना, जब ये इंडिया आर्मी जब इंडिया पहुंचेगी तो डेफिनेटली इट विल हैव बेटर यू कैन से रिसेप्शन इन इंडिया, राइट। तो हर तरीके से सुभाष चंद्र बोस इज एक्चुअली मेंट फॉर लीडिंग दिस होल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बहुत ही खुशी से जो है राज बिहारी बोस जो है अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देंगे, मतलब ये सारी पावर ट्रांसफर कर देंगे कि नाउ इट बिलोंग्स टू यू, अब आप इसको लीड करिए। तो यहाँ से लीडरशिप जो है वो पास हो रही है सुभाष चंद्र बोस को। नाउ वक्त आ गया है कि सबसे पहले अपनी एक सरकार बनाई जाए। तो नाउ तो ही विल क्रिएट, तो सिंगापुर में ही है और यहीं अक्टूबर में, तो पहले सारा चीज समझेंगे, सारी फायदे वाले पढ़ेंगे। तो बाय अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस विल फॉर्म वन प्रोविजनल गवर्नमेंट। कहां पे? वहीं सिंगापुर में, प्रोविजनल गवर्नमेंट एट सिंगापुर। तो यहां से टेक ओवर कंप्लीट हो गया। तो बाय अक्टूबर 1943 उन्होंने कहा कि ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज जो है इज बीइंग लेड बाय मी। यही सारी कहानी मैंने आपको सुनाई, राइट। नाउ इट इज अंडर माय कंट्रोल। और यहां से बाय अक्टूबर 1943 ही बिकेम सुप्रीम कमांडर ऑफ द INA, राइट है ना, कि पूरा ही कंट्रोल मेरे पास है, राइट। ये जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसका हेड भी मैं हूं और इस आर्मी का INA की जो सुप्रीम कमांडर है वो भी मैं हूं। प्लस इन्होंने कहा कि हाँ जो है अब इसमें कुछ पोर्टफोलियो बनाए जाए, कुछ मिनिस्ट्रीज बनाई जाए। तो फाइनेंस पोर्टफोलियो दिया उन्होंने HC चैटर्जी जी को, ब्रॉडकास्टिंग दिया अय्यर जी को, प्लस एक वुमेन डिपार्टमेंट भी अलग बनाया जिसकी हेड है लक्ष्मी स्वामीनाथन। एंड दिस इज हाउ ही हैज क्रिएटेड दिस होल बॉडी। नाउ ही इज रेडी टू टेक एक्शन, राइट। अब यहां से एक्शन शुरू हो रहा है, राइट। अक्टूबर 1943 अब यहां से एक्शन चालू हो रहा है। यहीं पे उन्होंने पहला स्लोगन दिया है, सब कुछ करने के बाद पहला स्लोगन इन्होंने जो दिया, राइट, जो वॉर क्राई इन्होंने दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, राइट है ना। कि आजादी चाहिए तो आजादी खून मांगती है, आजादी जो है स्ट्रगल मांगती है, जो करना पड़ेगा। तो ये खून का इन्होंने वादा किया कि हाँ तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, राइट। प्लस ये जो वॉर क्राई है, ये जो सरकार है, दिस विल बी एक्सेप्टेड बाय, रिकॉग्नाइज्ड बाय द अलाइड पावर्स। तो ब्रिटेन, US, ये सारे लोग जो है, आई एम सॉरी, नॉट अलाइड पावर, नॉट अलाइड, एक्सेस पावर्स, राइट। तो एक्सेस पावर्स जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड ये जो सरकार जो है ये ब्रिटेन के ऊपर धावा बोल देगी कि हाँ हम ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। प्लस एक देखो वुमेन रेजिमेंट भी अलग रखी है, रानी झांसी जी के नाम पे रानी झांसी रेजिमेंट अलग रखी है। जहां मैं फिलॉसफी की बात कर रहा था, जो है आई थिंक जहाँ पे हम बात कर रहे थे जो है सुभाष चंद्र बोस की फिलॉसफी का डिस्कशन कर रहे थे पीछे, जहाँ पे हमने हरिपुरा सेशन वगैरह पढ़ा था, वहां पे हम बात कर रहे थे कि जो रोल ऑफ वुमेन है इन दी आईज ऑफ सुभाष चंद्र बोस वो बहुत ही मॉडर्न है। और यहाँ पे वुमेन और मैन उनके लिए बराबर है। तो आप देखोगे तो उन्होंने एक रानी झांसी रेजिमेंट बनाई है कि हाँ महिलाएं भी इस आर्मी में पार्टिसिपेट करेंगी। एंड यू विल फाइंड कि ऐसी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है कि आप महिला है तो कुछ ऐसा स्पेशल आपको मिलेगा, नहीं, एवरीबडी हैज टू डू एवरीथिंग, राइट। तो ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है। एंड दैट शोज कि उनकी आंखों में हर जो है मैन और वुमेन दोनों बराबर हुआ करते थे, जो यहाँ पे उनकी रेजिमेंट में दिख भी रहा है। नाउ अब वक्त आता है एक्शन का, राइट है ना, कि भाई एक्शन शुरू किया जाए। तो लेट मी टेल यू अबाउट एक्शन। तो ये हो गया हमारा इंडिया, और थोड़ा सा और जो है जोड़ा जाए। या ओके, जैसे यहाँ पे एक और आइलैंड है। तो अगर मैं से बात करूं तो यहाँ पे कहीं सिंगापुर है, ये हेडक्वार्टर था, यहीं से कहानी चालू हो रही है, राइट। प्लस इन्होंने कहा कि जो है अच्छा जापानीज गवर्नमेंट में कहा कि भाई ये जो आइलैंड है आपका अंडमान एंड निकोबार, ये जापानीज आइलैंड 1943 नवंबर के आसपास, तो नवंबर 1943, अक्टूबर 1943 के बाद काम शुरू हो चुका है। तो नवंबर 1943 ये आइलैंड दे दिए गए किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। एंड जब सुभाष चंद्र बोस जी को ये आइलैंड दिए गए तो इन्होंने इसको रीनेम किया। अंडमान को बोला कि भाई आज से ये कहलाएगा शहीद द्वीप और ये कहलाएगा स्वराज द्वीप।
शहीद स्वराज का यहाँ पे उन्होंने इसको नाम दिया। प्लस प्लस इन्होंने कहा कि बाय जनवरी 1944, मतलब यही कुछ एक महीने में ही डिसाइड हुआ कि नाउ वी हैव अ न्यू हेडक्वार्टर विच इज रंगून। रंगून बिकेम द हेडक्वार्टर नाउ। पॉइंट है कि हाँ भाई चलो बढ़ा जाए, इंडिया की तरफ बढ़ा जाए। नाउ दे विल स्टार्ट मार्चिंग एंड बाय मार्च 18, 1944, तो 1944 मार्च तक आते आते दे हैव क्रॉस द इंडियन सॉइल, इंडियन बॉर्डर्स। और ये लोग पहुंचे कहां पे? ये लोग पहुंचे यहीं पे है कोहिमा। तो दिस इज टेक्निकली इम्फाल कैंप पे, इम्फाल की तरफ से बढ़ रहे हैं, इम्फाल मणिपुर। और इम्फाल के पास एक छोटी सी जगह है विच इज मोइरांग। तो फाइनली 1944 मार्च तक आते आते दे आर इनटू इंडियन सॉइल, राइट। और यहाँ पे मोइरांग में पहली बार आईएनए अपना झंडा फहराएगा, राइट। सो विल फाइंड कि हाँ जो है या तो 18 मार्च 1944 इट इज वी आर इनसाइड, राइट। हम बात कर रहे हैं कोहिमा और इम्फाल की। तो दे आर ऑलरेडी इन नाउ। एंड नाउ आफ्टर दिस दे विल बी लाइक कि हाँ एक झंडा फहराना तो बनता है। तो आईएनए का फ्लैग फहराया गया है मोइरांग में। तो इंडियन भूमि के ऊपर जो है, भारत भूमि के ऊपर जो है आपका झंडा फहराया गया 14 अप्रैल को बाय कर्नल मलिक, राइट। तो अब यहाँ पे नेताजी जिंदाबाद, तो जय हिंद, तो दिल्ली चलो, ये सारे जो है नारे। तो दिल्ली चलो इज अ नॉर्मल वॉर क्राई कि हम लोग जो चल रहे हैं किस तरफ चल रहे हैं? दिल्ली की तरफ चल रहे हैं, तो दिल्ली चलो। तो नाउ दिस हैज स्टार्टेड एंड अगेन कमिंग बैक दे विल बी हियर फॉर ऑलमोस्ट 3 months। तो 3 महीने जो है यहाँ पे ये लोग रहेंगे। बट 1944 3 महीने बाद ही ऑलमोस्ट अब जो है जुलाई तक आते आते जापान क्या है, जापान अब झटके खा रहा है और वक्त हो चला है रिट्रीट का। तो बाय जुलाई 1944 retreat started and this will continue till mid 1945। तो अगेन ऐसा ईयर डेट बाय डेट ऐसे कुछ याद नहीं करना है, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ अक्टूबर 1943 से कहानी स्टार्ट हुई थी। कमिंग बैक टू द टाइमलाइन, या अक्टूबर 1943 से कहानी स्टार्ट हुई थी। एंड दिस स्टोरी तो 1944 में आप लिख सकते हैं इंडिया, और इंडिया में जो कुछ हुआ। और बाय 1945 15 अगस्त इज द पॉइंट जहां तक रिट्रीट होता जा रहा है और जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 जापान हार गया, जापान जर्मनी हर कोई हार गया, तो जापान सरेंडर्ड। और जब जापान ने सरेंडर किया तो ऑब्वियसली आईएनए को भी उसके साथ सरेंडर करना पड़ गया। तो यहां पे ये जो एम्बिशियस जो है कैंपेन था, नाउ इट इज ओवर। ना ऐसा कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड कि इसके बाद जो है ही डिसाइडेड कि आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ रशिया और समथिंग, राइट, है ना, कुछ और करते हैं। एंड ही वाज फ्लाइंग फ्रॉम ताइपेई, या तो यहीं पे ताइवान है, ताइवान में एक जगह है ताइपेई। तो यहां से इन्होंने प्लेन लिया एंड ही डाइड इन द प्लेन क्रैश। अब ये काफी मिस्टीरियस है, उसके बाद बहुत सारी बातें इसके ऊपर है, राइट, है ना, कि ऐसा हुआ नहीं हुआ, है ना, ऐसा काफी सारा डिबेट इसके ऊपर है। बट a lot of जो है also you can understand कि जो अलाइड पावर है, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश will take over and बहुत सारे जो आईएनए के लोग हैं वो सरेंडर हो चुके हैं और दे आर कैप्चर्ड, प्लस अब अंग्रेजों के कंट्रोल में। तो आईएनए वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट, ये एंड में हुआ, है ना, कि हाँ फाइनली जो है आईएनए अब किसके पास है, आईएनए सोल्जर्स किसके पास है, आईएनए सोल्जर्स अब ब्रिटिशर्स के पास है। अब यहां से क्या होगा ये हमें कहानी आगे देखनी, राइट, है ना। तो हमने बात करी कि 15 अगस्त जापान सरेंडर कर देगा, जापान सरेंडर करेगा तो उसके साथ साथ आईएनए भी सरेंडर कर देगा। एंड नाउ आईएनए इज अंडर ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स के पास ये आ चुके हैं। अब उनके साथ क्या करना है ये अगला चैप्टर है, ये अगली कहानी। तो खैर, तो हमने दोनों रास्ते चल के देख लिए, 1939 से 1945 गांधी के रास्ते से देखा, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह हुआ है। हमने सुभाष चंद्र बोस के रास्ते से भी देख लिया कि हाँ भाई उन्होंने क्या कोशिश करी। दोनों रास्तों से अगर हम देखें तो अगेन तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू 1945 हमने एक गांधीयन पाथ फॉलो किया जिसमें हमने क्विट इंडिया मूवमेंट किया
और दिस क्विट इंडिया समवेयर हैज प्रूव्ड कि हाँ अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा, राइट। दूसरी तरफ हमने जो है सुभाष चंद्र बोस जी का रास्ता फॉलो किया, राइट। 43 से 45 हमने एक कैंपेन किया, एंड नाउ आईएनए हैज सरेंडर्ड। अब देखते हैं कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना भी है और आईएनए ने सरेंडर कर भी दिया है। और आपको पता है कि आज़ादी मिलेगी 47 में, अगस्त 15। तब ये यहाँ से लगभग 2 साल की कहानी रह रही है, विच इज कि आईएनए के साथ आगे क्या हुआ, राइट। और क्या आज़ादी हमको मिलेगी, कैसे मिलेगी तो पता है ट्रांसफर ऑफ पावर जो है कैसे होना है। ये हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू